हाय गाइस। हेलो हेलो हेलो, कैसे हैं आप लोग? आई होप सब लोग बढ़िया होंगे, मस्त होंगे, मज़े कर रहे होंगे। मज़े क्या कर रहे होंगे? पढ़ाई कर रहे होंगे। मतलब वही तुम्हारे लिए अभी वही वाली मज़े मज़े पढ़ाई ही है तुम्हारे लिए। अब क्या कह सकते हैं, अभी पढ़ाई कर लेंगे तो बाद में मज़े हैं, या तो ये कह सकते हैं कि अभी मज़े नहीं है लेकिन पढ़ाई है, लेकिन बाद में डबल मज़े हैं इससे, है ना। तो आ जाइए सब लोग, जल्दी जल्दी ज्वाइन कर लीजिए। तो बेटा कल हमने क्या किया था, हमने जो है E2 एलिमिनेशन पढ़ा था कल, याद है ना सबको? सबने रिवाइज किया है? पक्की बात? ओके, वेरी गुड। आई नो सबने रिवाइज किया है। तो E2 एलिमिनेशन हमने पढ़ा था। तो E2 एलिमिनेशन में सबसे पहले मैंने आपको बताया था होता क्या है एलिमिनेशन रिएक्शन। Elimination reactions are the reactions when two groups are eliminating from the system in presence of base। और बनाता क्या है वो? एक अनसैचुरेटेड कंपाउंड बनाता है, यानी कि एल्कीन या एल्काइन बनाता है। ठीक है। और मैंने आपसे कहा था कि एलिमिनेशन रिएक्शन बहुत सारे तरीके से हो सकते हैं, या तो वो E1 हो सकता है, E2 हो सकता है, E1C भी हो सकता है। बहुत सारे मैकेनिज्म्स हैं एलिमिनेशन रिएक्शंस के, लेकिन जो मोस्ट इंपॉर्टेंट मैकेनिज्म है इवन जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट कह लो, या फिर जिससे सबसे ज़्यादा क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, दैट इज़ E2 मैकेनिज्म। मतलब दैट इज़ द मोर कॉमन मैकेनिज्म। इंपॉर्टेंट नहीं कहूँगी, वो गलत वर्ड है। इट इज़ अ मोर कॉमन मैकेनिज्म फॉर एलिमिनेशन। तो इसलिए हमने क्या किया था, पहले E2 एलिमिनेशन स्टार्ट किया था। तो इसमें मैंने आपको क्या बोला था कि सिंगल स्टेप मैकेनिज्म है। बेस आता है, बीटा कार्बन से हाइड्रोजन को उठाता है और हमारा लीविंग ग्रुप जो है वो लीव कर जाता है, और अल्फा और बीटा कार्बन में क्या बन जाता है, एक डबल बॉन्ड बन जाता है। प्रोडक्ट फॉर्मेशन हमारे किसके हिसाब से होती है? या तो सेडसेफ रूल के हिसाब से होती है या हॉफमैन रूल के हिसाब से होती है। तो जनरली हमारा जो प्रोडक्ट बनेगा वो किसके हिसाब से बनेगा? सेडसेफ के हिसाब से बनेगा, यानी कि मोर सब्स्टिट्यूटेड एल्कीन जो है वो हमारा बनेगा जनरली। लेकिन 3 ऐसे केसेस थे जिसमें हमारा मोस्ट सब्स्टिट्यूटेड एल्कीन ना बनके क्या बन रहा था, लेस सब्स्टिट्यूटेड एल्कीन बन रहा था, यानी कि हॉफमैन प्रोडक्ट बन रहा था। याद होगा ना, हॉफमैन प्रोडक्ट मैंने क्या बोला था? लेस सब्स्टिट्यूटेड एल्कीन। तो लेस सब्स्टिट्यूटेड एल्कीन जो हॉफमैन प्रोडक्ट बनता है वो कब बनता है? जब मेरे पास या तो मेरा लीविंग ग्रुप जो है वो बुरा हो, जैसे कि फ्लोरीन हो गया, या फिर क्या हो कि मेरा बेस जो है वो बहुत ज़्यादा बल्की हो, ठीक है, जैसे टर्शरी ब्यूटॉक्साइड या उसके ऊपर वाले बेस हो गए, या फिर मेरे पास क्या हो, एक ऑलरेडी एक बेंजीन रिंग हो या एलाइल रिंग हो कंपाउंड में, और लेस सब्स्टिट्यूटेड प्रोडक्ट जो बने वो उस रिंग के साथ या फिर वो उस एलाइल ग्रुप के साथ क्या हो, कॉन्जुगेशन में हो। तो फिर हम इस चीज़ की परवाह नहीं करते हैं कि हमारा मोर सब्स्टिट्यूटेड प्रोडक्ट क्यों नहीं बन रहा है। अगर बेंजीन रिंग है, एलाइल ग्रुप है रिंग में, तो हमें बस ये देखना है कि जो भी प्रोडक्ट बने वो मेरा बेंजीन रिंग से या एलाइल ग्रुप से क्या हो, कॉन्जुगेशन में हो। ठीक है, इतनी चीज़ हमने समझी थी। फिर मैं स्टीरियो केमिस्ट्री में आपको लेकर चली गई थी, और मैंने आपको कहा था कि E2 में हमेशा क्या बनते हैं बेटा, एंटी, बेसिकली हमारा जो एलिमिनेशन होता है वो होता है एंटी पेरिप्लेनर। यानी कि प्रोडक्ट किसके हिसाब से बनेगा कि अगर मेरा लीविंग ग्रुप वेज पे है तो हाइड्रोजन डैश से जाएगा, और लीविंग ग्रुप डैश से पे है तो हाइड्रोजन किससे जाएगा, वेज पे जाएगा। इसमें मैंने आपको साइक्लोहेक्सेन का भी केस दिखाया था। ठीक है, तो आपको आई थिंक सब कुछ याद आ गया होगा। अगर कुछ भूले होगे तो जल्दी से कल के नोट्स पलट के आप उसको देख लेंगे। ठीक है, तो आज हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम समझेंगे कि रेट ऑफ E2 एलिमिनेशन क्या होता है। कल क्योंकि समय की कमी थी, मैं आपको रेट ऑफ E2 एलिमिनेशन नहीं बता पाई थी। तो सबसे पहले हम समझेंगे कि रेट ऑफ E2 एलिमिनेशन क्या होता है। 3 डिग्री, 2 डिग्री, 1 डिग्री में कौन से डिग्री में E2 एलिमिनेशन जो है वो फास्ट होगा। E2 एलिमिनेशन के लिए हम सॉल्वेंट कौन सा यूज़ करते हैं, और E2 एलिमिनेशन के लिए हम बेस जो है वो कौन सा यूज़ करते हैं। उसके बाद हम क्वेश्चंस करेंगे कल के, मतलब E2 एलिमिनेशन के क्वेश्चंस करेंगे, और फिर हम मूव कर जाएंगे बेटा E1 में, जो हमारा लास्ट पार्ट है। E1 और E1CB ये हमारा लास्ट पार्ट है किसका, एलिमिनेशन रिएक्शंस का। ठीक है, तो चलते हैं जल्दी से आगे। तो सबसे पहले हम देखेंगे आपका रेट ऑफ E2 एलिमिनेशन। तो रेट ऑफ E2 एलिमिनेशन क्या होता है कि भाई अगर मेरे पास एक 3 डिग्री अल्काइल हैलाइड है, एक 2 डिग्री अल्काइल हैलाइड है, एक 1 डिग्री अल्काइल हैलाइड है, तो उसमें मेरा E2 एलिमिनेशन पहले किस में होगा, रेट ऑफ E2 रिएक्शन या फिर रेट ऑफ E2 एलिमिनेशन। तो देखिए कि अगर मैं ये कहती हूं कि मेरे पास कुछ इस तरीके का एक एल्काइल हैलाइड है, ये देखिए मैंने कहा कि मेरे पास इस तरीके का एक एल्काइल हैलाइड है, दूसरा मैंने कहा कि मेरे पास इस तरीके का एक एल्काइल हैलाइड है, और तीसरा मैंने कहा कि मेरे पास इस तरीके का एक एल्काइल हैलाइड है। ठीक है, मेरे पास 3 अल्काइल हैलाइड है। अब आप इसकी डिग्री पता करिए, पहले वाले की डिग्री क्या होगी, ये वाला कौन सा है मेरा, 3 डिग्री अल्काइल हैलाइड है बेटा,
ये वाला कौन सा है, ये मेरा 2 डिग्री अल्काइल हैलाइड है, और ये वाला कौन सा है, ये मेरा 1 डिग्री अल्काइल हैलाइड है। ये तो डिग्रीज हो गई। अब मैं इन सब में क्या करा रही हूँ, मैं इन सब में करा रही हूँ E2 एलिमिनेशन। तो जब मैं इन सब में E2 एलिमिनेशन करा रही हूँ तो हो क्या रहा है, मेरा प्रोडक्ट किस हिसाब से बन रहा है, देखिए, ये देखिए, सब में मैं E2 एलिमिनेशन करा रही हूँ और मेरा प्रोडक्ट क्या बन रहा है, बेस सबसे पहले ले लेते हैं। मान लीजिए यहाँ पे भी मैंने लिया इथॉक्साइड आयन, यहाँ पे भी मैंने लिया इथॉक्साइड आयन, और यहाँ पे भी मैंने लिया इथॉक्साइड आयन, तीनों में सेम बेस लिया है। तो अगर मैं पहले वाले का प्रोडक्ट बनाऊंगी तो कैसे बनेगा, ये मेरा अल्फा है, ये बीटा है, ये बीटा है, और ये बीटा है, और हमें तो सेटजेफ प्रोडक्ट बनाना है। सेटजेफ प्रोडक्ट बनाना है यानी कि मोर सब्स्टिट्यूटेड प्रोडक्ट। यहाँ पे ये अल्फा है, ये बीटा है, ये बीटा है, यहाँ पे ये अल्फा है और यहाँ पे ये बीटा है। तो अब आप बताइए पहले वाले में मोर सब्स्टिट्यूटेड प्रोडक्ट कहाँ से बनेगा, लेफ्ट साइड वाले से मोर सब्स्टिट्यूटेड प्रोडक्ट बनेगा, यहाँ वाले से। और क्योंकि यहाँ वाले से मोर सब्स्टिट्यूटेड प्रोडक्ट बन रहा है तो हमारे पास जो हमारा प्रोडक्ट आएगा वो कौन सा आएगा, देखिए, जो हमारा प्रोडक्ट आएगा वो इस तरीके से आएगा, ये हमारा मोर सब्स्टिट्यूटेड प्रोडक्ट है जो हमारा 3 डिग्री से बन रहा है। अब 2 डिग्री में आ जाते हैं। 2 डिग्री में हमारा मोर सब्स्टिट्यूटेड प्रोडक्ट कहाँ से आएगा, इस तरीके से आएगा, मोर सब्स्टिट्यूटेड प्रोडक्ट। और अगर हम 1 डिग्री की बात करते हैं तो 1 डिग्री में हमारा मोर सब्स्टिट्यूटेड प्रोडक्ट कहाँ से आएगा, वो यहाँ से आएगा, ठीक है। तो ये हमारा 3 डिग्री का मोर सब्स्टिट्यूटेड प्रोडक्ट आया है, फिर 2 डिग्री का आया है, फिर किसका आया है, 1 डिग्री का आया है। बात हमें इतनी समझ में आती है। अब आप मुझे ये बताइए कि जब ये सिंगल स्टेप में हो रहा है, तो सिंगल स्टेप में हो रहा है, तो मैंने कल आपसे ट्रांजिशन स्टेट की बात की थी कि सिंगल स्टेप में हो रहा है तो ट्रांजिशन स्टेट अगर स्टेबल होती है तो हमारा प्रोडक्ट जो है वो जल्दी जल्दी भागता है आगे की तरफ। अब अगर मैं 3 डिग्री अल्काइल हैलाइड है, 2 डिग्री अल्काइल हैलाइड है, 1 डिग्री अल्काइल हैलाइड है, तो इसमें मेरा सबसे ज़्यादा अच्छा ट्रांजिशन स्टेट कौन सा बनेगा, किस में बनेगा सबसे अच्छा ट्रांजिशन स्टेट? ऑब्वियसली उसमें बनेगा जिसमें मेरा एल्कीन जब आएगा या फिर डबल बॉन्ड करेक्टर बनेगा उसमें जितने ज़्यादा हाइपर कॉन्जुगेशन होंगे, क्योंकि ट्रांजिशन स्टेट में होता क्या है बेटा, पार्शियल डबल बॉन्ड करेक्टर ही होता है। तो अगर मेरा ट्रांजिशन स्टेट में जो हमारा पार्शियल डबल बॉन्ड करेक्टर आ रहा है या फिर एल्कीन बनने की स्टेज जो है वो शुरू हो रही है, अगर उसमें मेरे हाइपर कॉन्जुगेशन ज़्यादा होंगे तो वहाँ पे मेरा जो है जो रिएक्शन है वो फास्ट हो जाएगा, राइट। रिएक्शन मेरा क्या हो जाएगा, फास्ट हो जाएगा। और रिएक्शन मेरा फास्ट होगा तो मैं कहूँगी कि हाँ, इस E2 रिएक्शन में ये वाले का जो इस डिग्री का जो कार्बन होता है उसका रेट ज़्यादा होता है। बात समझ में आ रही है? तो अगर मैं हाइपर कॉन्जुगेशन देखूँ तो हाइपर कॉन्जुगेशन यहाँ पे सबसे अच्छा किस में है, देखिए यहाँ पे मेरे पास 3 यहाँ पे मेरे पास 3 हाइड्रोजन है, 3 हाइड्रोजन है, 2 हाइड्रोजन है, 3 हाइड्रोजन है, 2 हाइड्रोजन है, 2 हाइड्रोजन है। तो हाइपर कॉन्जुगेशन सबसे अच्छा किस में है, ऊपर वाले में है हाइपर कॉन्जुगेशन सबसे अच्छा। 1 2 3 4 5 6 7 8 8 हाइपर कॉन्जुगेशन है यहाँ पे, तो इसका ट्रांजिशन स्टेट सबसे अच्छा बनेगा। यहाँ पे देखिए 1 2 3 4 5 5 हाइपर कॉन्जुगेशन है इसके अंदर, और इसके अंदर कितने हाइपर कॉन्जुगेशन है बेटा, 1 2 2 हाइपर कॉन्जुगेशन है। तो अगर मैं कहूँ कि मेरा ट्रांजिशन स्टेट किस में सबसे अच्छा बनेगा, तो फर्स्ट वाले में यानी कि 3 डिग्री अल्काइल हैलाइड में सबसे अच्छा मेरा ट्रांजिशन स्टेट बनेगा, फिर 2 डिग्री में, फिर 1 डिग्री में यानी कि प्राइमरी में, राइट। और अगर मैं मिथाइल लिख दूँ तो मिथाइल में तो और कम बनेगा, जैसे मैंने कहा कि मेरे पास मिथाइल क्लोराइड है यानी कि CH3Cl है, तो इसमें तो आपका एलिमिनेशन होगा ही नहीं, नो एलिमिनेशन, क्योंकि यहाँ पे तो हमारे पास 2 कार्बन है ही नहीं। तो ये मत सोचना कि मैम आपने यहाँ पे मिथाइल क्लोराइड क्यों नहीं लिखा, क्योंकि यहाँ पे तो एलिमिनेशन होगा ही नहीं, क्योंकि एलिमिनेशन के लिए तो मिनिमम 2 कार्बन तो चाहिए ही ना। यहाँ पे सब्स्टिट्यूशन हो सकता है, एलिमिनेशन नहीं होगा। तो अगर मैं अपना रेट ऑफ रिएक्शन लिखूँ, रेट ऑफ E2 एलिमिनेशन, तो मेरा रेट ऑफ E2 एलिमिनेशन बेटा क्या होगा, रेट ऑफ E2 एलिमिनेशन, रेट ऑफ E2 एलिमिनेशन, तो ये मेरा होगा 3 डिग्री अल्काइल हैलाइड, क्योंकि उसमें मेरा ट्रांजिशन स्टेट सबसे अच्छा बनेगा क्योंकि एल्कीन मोस्ट सब्स्टिट्यूटेड है। फिर मेरा होगा 2 डिग्री अल्काइल हैलाइड, और फिर मेरा होगा क्या, 1 डिग्री अल्काइल हैलाइड, क्योंकि इसमें मेरा ट्रांजिशन स्टेट सबसे खराब बनेगा, क्योंकि जो मेरा एल्कीन बनेगा वो क्या बनेगा, लीस्ट सब्स्टिट्यूटेड बनेगा, ठीक है।
और दूसरी चीज यहाँ पे आप ये ध्यान रखिएगा कि ये सिंगल स्टेप में हो रहा है, ये रिएक्शन पूरा का पूरा क्या हो रहा है, सिंगल स्टेप में हो रहा है। तो जो हमें लेना देना है वो बस इसी स्टेप से लेना देना है, इसके आगे पीछे हमें कोई चीज लेना देना उससे नहीं है। एवरीथिंग इज हैपनिंग इन द सिंगल स्टेप। जैसे हमारा SN2 रिएक्शन में सब सिंगल स्टेप में होता था, वैसे ही यहाँ पे भी सब सिंगल स्टेप में हो रहा है। डिफरेंस क्या है कि SN2 रिएक्शन में जो मेरा रेट होता था वो क्या होता था, 1 डिग्री सबसे ज्यादा, फिर 2 डिग्री, फिर 3 डिग्री। क्यों? क्योंकि SN2 में तो हम स्टेरिक हिंड्रेंस की बात करते थे, यहाँ पे तो हम कोई स्टेरिक हिंड्रेंस की बात नहीं कर रहे ना। यहाँ पे तो सिर्फ ये है कि भाई मेरा बेस आए हाइड्रोजन को ले और एल्कीन बना दे। तो यहाँ पे क्योंकि कोई स्टेरिक हिंड्रेंस की बात नहीं कर रहे हैं हम, तो हमारा रेट ऑफ रिएक्शन क्या हो गया, 3 डिग्री, 2 डिग्री, 1 डिग्री। क्योंकि 3 डिग्री में सबसे अच्छा ट्रांजिशन स्टेट बनेगा, क्योंकि उधर जो पार्शियल डबल बॉन्ड करेक्टर आएगा वो सबसे अच्छा ट्रांजिशन स्टेट बनाएगा। ट्रांजिशन स्टेट में पार्शियल डबल बॉन्ड करेक्टर जो आएगा वो सबसे ज्यादा स्टेबल होगा, फिर 2 डिग्री और फिर 1 डिग्री। तो ये बेटा हमारा हो जाएगा रेट ऑफ E2 रिएक्शन। बात समझ में आ रही है हम सबको? हमें इस चीज में कोई दिक्कत नहीं है रेट ऑफ E2 रिएक्शन में। SN2 और E2 में भी डिफरेंस समझ में आ गया। मैकेनिज्म तो दोनों को ऑलमोस्ट एक जैसा है। SN2 में भी कंसर्टेड होता था, एक ही स्टेप में सब कुछ हो जाता था, इसमें भी एक ही स्टेप में सब कुछ हो रहा है। बट वहां पे रेट क्या होता था, 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री। यहाँ पे उसका जस्ट अपोजिट है, 3 डिग्री, 2 डिग्री, 1 डिग्री, क्योंकि यहाँ पे हमें स्टेरिक हिंड्रेंस से कोई लेना देना नहीं है। ठीक है ना, मेरी बात आप समझ रहे होगे? नहीं समझ रहे होगे तो मुझे बता देना। अच्छा, दूसरी चीज मैं ये देख रही थी कि काफी बच्चों के ये कमेंट आए थे बेटा कि लेक्चर बहुत लेंदी हो रहा है ना, काफी ज्यादा बड़ा हो रहा है। इसकी मैं आपको रीजन बताती हूँ। इसका रीजन ये है क्योंकि मैं इसका रीजन ये नहीं है कि मैं कंटेंट ज्यादा पढ़ा रही हूँ एक लेक्चर में, ऐसा कुछ भी नहीं है। कंटेंट मैं उतना ही पढ़ा रही हूँ, मैं पढ़ाती आराम से हूँ। ठीक है, मेरा पढ़ाने का तरीका ऐसा है कि मैं एक चीज को 3-3 बार रिपीट करती हूँ और मैं पढ़ाती आराम से हूँ, इसलिए मेरा वो लेक्चर ना लंबा हो जाता है। तो मैं ये कहूँगी कि अगर आप थोड़ा सा जैसे फास्ट समझ सकते हैं तो आप उसी लेक्चर को 1.25 या 1.5 की स्पीड पे देख लीजिए, तो वो 1 घंटे का क्या हो जाएगा, 1 आवर 35 मिनट्स या 1 आवर 40 मिनट्स में कंप्लीट हो जाएगा। लेकिन अगर आप इस स्पीड पे सुनेंगे तो वो 2 घंटे जाएगा। ठीक है, तो ये चीज़ है। दूसरी चीज़ ये है कि जैसे हम थोड़ा लैग भी कर रहे हैं, है ना, हमारा जो सिलेबस है वो अभी उस लेवल पे नहीं है जिस लेवल पे होना चाहिए, तो थोड़ा सा हम पीछे चल रहे हैं। तो ये भी रीज़न है कि अभी इस पॉइंट पे मैं आपसे बिल्कुल माफ़ी चाहती हूँ कि मैं लेक्चर नहीं छोटे कर पाऊँगी। मैं ट्राई ज़रूर करूँगी, ऐसा नहीं बोल रही हूँ कि मैं ट्राई नहीं करूँगी, ट्राई ज़रूर करूँगी, बट शायद मैं वो ना कर पाऊँ। तो ये चीज़ है। और एक बच्चे ने एक चीज़ और पूछी थी कि SN1 में मेरा रेट डिटरमाइनिंग स्टेप जो है वो फर्स्ट ही होगा या सेकंड भी होगा, मुझे याद नहीं है किस बच्चे ने ये चीज़ पूछी थी। तो बेटा SN1 में हमारा फर्स्ट स्टेप ही रेट डिटरमाइनिंग स्टेप होता है, क्योंकि वो स्लोवेस्ट स्टेप होता है। सेकंड स्टेप हमारा रेट डिटरमाइनिंग स्टेप नहीं होता। एक बच्चे ने पूछा था कि मैम sp2 और sp3 हम कैसे पता कर रहे हैं। तो बेटा जैसे कार्बन के 4 बॉन्ड अगर आप बना रहे हो ना, जैसे टेट्राहेड्रल अगर आप बना रहे हो कोई चीज़, उसमें 4 बॉन्ड दिखा रहे हो, तो वो वाली चीज़ फिर sp3 होती है, दैट इज sp3। लेकिन अगर आप कार्बोकैटायन दिखा रहे हो या फिर आप कार्बन को डबल बॉन्डेड दिखा रहे हो तो वो हो जाता है sp2। कार्बोकैटायन एंड डबल बॉन्डेड कार्बन आर ऑलवेज sp2। ठीक है, इस हिसाब से हम देखते हैं, वो प्लेनर हो जाते हैं। ठीक है ना, तो ये वाली चीज़ है। तो आई थिंक आपको ये रेट ऑफ E2 जो है वो समझ में आया होगा। अब इसके बाद चलते हैं बच्चे, इसके बाद कि हम जो है वो सॉल्वेंट कौन सा यूज करेंगे E2 में, व्हाट टाइप ऑफ सॉल्वेंट वी शुड यूज इन E2। तो E2 और SN2 में ज़्यादा फर्क नहीं है, सेम है, मतलब एक ही स्टेप में रिएक्शन हो रहा है। वहाँ पे क्या था, हमारा न्यूक्लियोफाइल था, यहाँ पे क्या है, हमारा बेस है। तो बेस क्या करता है, पीछे से आता है, H+ आयन को निकालता है, लीविंग ग्रुप हमारा भाग जाता है। तो जैसे हम SN2 में क्या यूज करते थे, स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल यूज करते थे। क्यों स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल यूज करते थे, बिकॉज रेट ऑफ रिएक्शन वाज डिपेंडेंट अपॉन न्यूक्लियोफाइल कंसंट्रेशन। उसी तरीके से जब हमने E2 का रेट लिखा था, E2 का रेट हमने कैसे लिखा था कि रेट ऑफ रिएक्शन जो है वो दोनों चीज़ों पे डिपेंड कर रहा है ना। E2 का हमारा रेट ऑफ रिएक्शन क्या होता था, रेट ऑफ रिएक्शन हमारा होता था कि इट इज़ इक्वल टू K, हमारा एल्काइल हैलाइड के हिसाब से हमारा ऑर्डर 1 रहता था, और जो हमारा बेस है उसके हिसाब से भी ऑर्डर हमारा क्या रहता था, 1 रहता था। तो यहाँ पे भी जो हमारा रेट ऑफ रिएक्शन है वो दोनों चीज पे डिपेंड कर रहा है। किस किस चीज पे डिपेंड कर रहा है, एल्काइल हैलाइड पे डिपेंड कर रहा है और बेस पे डिपेंड कर रहा है, जैसे SN2 में करता था। तो इसीलिए क्योंकि सिंगल स्टेप रिएक्शन है,
बेस उसी स्टेप में काम आ रहा है, उसी स्टेप में वो रिएक्ट कर रहा है। बेस रेट ऑफ रिएक्शन बेस के ऊपर डायरेक्टली डिपेंडेंट है, इसलिए आपको ध्यान रखना पड़ेगा कि आप बेस E2 रिएक्शन में बेस क्या लो, स्ट्रॉन्ग बेस लो, क्योंकि एक ही स्टेप में हो रही है ना वो चीज। और वो जो स्टेप है आपका जो रेट डिटरमाइनिंग स्टेप है, यानी कि ये जो पूरा एक स्टेप में हो रहा है, ये सारे के सारे आपके रेट डिटरमाइनिंग स्टेप है, क्योंकि इसके अलावा तो कुछ है ही नहीं। और आपके रेट डिटरमाइनिंग स्टेप में क्या आ रहा है, बेस आ रहा है। तो बेस का आपको ध्यान रखना पड़ेगा कि आप स्ट्रॉन्ग बेस लो, और स्ट्रॉन्ग से क्या मतलब है कि आप चार्ज्ड बेस लो, यानी कि यहाँ पे इथेनॉल ना लेकर आप इथॉक्साइड लो। इथेनॉल भी एक बेस की तरीके से काम कर सकता है, क्योंकि बेस का काम क्या है, इलेक्ट्रॉन को डोनेट करना। तो इथेनॉल पे ऑक्सीजन पे लोन पेयर तो प्रेजेंट है ना। अगर मैं इथेनॉल की बात करती हूँ तो इथेनॉल पे तो लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट है ना ऑक्सीजन पे, तो ये भी तो एक बेस की तरीके से काम कर सकता है। बट आपको E2 एलिमिनेशन जब आप करा रहे हो तो आप इथेनॉल नहीं यूज करोगे, आप क्या यूज करोगे, इथॉक्साइड यूज करोगे। क्यों आप इथेनॉल नहीं यूज करोगे, क्योंकि इथेनॉल यूज करने से आपका जो बेस है वो क्या हो गया, वीक हो गया। आपको बेस यहाँ पे कौन सा यूज करना है, स्ट्रॉन्ग यूज करना है। क्यों स्ट्रॉन्ग यूज करना है बेस, क्योंकि बेस रेट डिटरमाइनिंग स्टेप में आ रहा है। अगर बेस रेट डिटरमाइनिंग स्टेप में नहीं होता तो चाहे आप वीक यूज कर लो। बात समझ रहे हो ना, ये सेम चीजें मैंने आपको SN2 में भी बताई थी। तो यहाँ पे जो आप बेटा बेस यूज करते हो वो आप कौन सा बेस यूज करते हो, स्ट्रॉन्ग बेस यूज कर सकते हो। तो इन E2 एलिमिनेशन strong bases are used. Strong bases are used जैसे कि आपका हो गया इथॉक्साइड आयन, जैसे कि आपका हो गया OH माइनस आयन, जैसे कि आपका हो गया NH2 माइनस आयन। ये सारे आप स्ट्रॉन्ग बेस यहाँ पे यूज करते हो। क्यों, बिकॉज बेस इज प्रेजेंट इन द रेट डिटरमाइनिंग स्टेप। बेस जो है वो किसका पार्ट है, रेट डिटरमाइनिंग स्टेप का पार्ट है। दूसरा, अगर मैं सॉल्वेंट पे आ जाती हूँ तो सॉल्वेंट हम कौन सा यूज करेंगे E2 एलिमिनेशन में। इन E2 एलिमिनेशन कौन सा सॉल्वेंट यूज होता है, इन E2 एलिमिनेशन सॉल्वेंट कौन सा आप यूज करेंगे, आप बताइए कौन सा यूज करेंगे, सोच के बताइए। मैकेनिज्म तो आपके सामने है, सोच के बताइए। SN2 में कौन सा आप सॉल्वेंट यूज करते थे, पोलर ए प्रोटिक यूज करते थे। क्यों पोलर ए प्रोटिक यूज करते थे, पोलर ए प्रोटिक इसलिए यूज करते थे क्योंकि पोलर ए प्रोटिक सॉल्वेंट जो था वो सिर्फ कैटायन को सॉल्वेट करता था, एनायन को नहीं करता था। तो जो मेरा न्यूक्लियोफाइल होता था उस टाइम पे वो सॉल्वेट नहीं होता था पोलर ए प्रोटिक सॉल्वेंट में, जैसे कि DMSO हो गया, DMF हो गया, एसीटोन हो गया, ये सब एनायन को यानी कि न्यूक्लियोफाइल को सॉल्वेट नहीं कर सकते थे। तो न्यूक्लियोफाइल फ्री होता था रिएक्ट करने के लिए, ठीक है। कैटायन को सॉल्वेट कर देते थे तो कैटायन को वो एनायन से बहुत अलग ले गए, न्यूक्लियोफाइल को उन्होंने छोड़ दिया खुला और न्यूक्लियोफाइल ने अटैक कर लिया। उसी तरीके से यहाँ पे भी आपका बेस है। अब ऐसा है ना कि ऐसा तो नहीं है कि ये अकेले अकेले प्रेजेंट होगा, इसके साथ कोई कैटायन भी तो प्रेजेंट होगा ना, कोई कैटायन तो प्रेजेंट होगा। ये हो गया सोडियम इथेनोएट, भाई ये भी तो प्रेजेंट होगा ना। ऐसा तो नहीं है कि इथॉक्साइड आयन जो है वो मेरा खाली खाली प्रेजेंट होगा। तो मेरे को एक ऐसा सॉल्वेंट चाहिए जो सोडियम को तो हाइड्रोलाइज कर दे, सोडियम को ले जाए कहीं दूर, और इथॉक्साइड आयन को कहाँ छोड़ दे, अकेला छोड़ दे। और जब वो इथॉक्साइड आयन को अकेला छोड़ देगा तो इथॉक्साइड आयन क्या करेगा, मेरा फास्ट अटैक कर पाएगा। और यही तो करता है पोलर एप्रोटिक सॉल्वेंट। पोलर एप्रोटिक सॉल्वेंट यानी कि DMF, DMSO, एसीटोन का तो काम ही यही है कि वो बेस को, एक नेगेटिवली चार्ज्ड आयन को, एक एनायन को सॉल्वेट ना करे, वो कैटायन को सॉल्वेट करे, ताकि मेरा एनायन जो है वो आराम से आके अटैक करे। जो SN2 में कहानी सुनाई थी ना, बिल्कुल सेम है, कुछ अलग नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पे भी हम वो चीज लिख लेते हैं कि हमारा इन E2 एलिमिनेशन द सॉल्वेंट सिस्टम दैट इज यूज्ड इज, सॉल्वेंट सिस्टम यूज्ड इज, कौन सा सॉल्वेंट सिस्टम यूज होता है, पोलर एप्रोटिक।
पोलर एप्रोटिक यहाँ पे जो है आपका सॉल्वेंट सिस्टम यूज होता है। उसका रीजन ये है ताकि हमारा इथॉक्साइड आयन जो है वो खुले प्रेजेंट हो, किसी बंदिश में ना हो, और वो आराम से आके क्या कर पाए, अटैक कर पाए। तो बेसिकली क्या हो गया कि हम यहाँ पे स्ट्रॉन्ग बेसिस यूज करते हैं, स्ट्रॉन्ग बेसिस इन हाई कंसेंट्रेशन। यहाँ पे लिख लीजिए हाई कंसेंट्रेशन ऑफ स्ट्रॉन्ग बेसिस, जैसे SN2 में लिखते थे ना हाई कंसेंट्रेशन ऑफ स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल, यहाँ पे भी यही लिख लीजिए हाई कंसेंट्रेशन ऑफ स्ट्रॉन्ग बेसिस आर यूज्ड and in E2 elimination solvent system uses polar apron। इतना बात हमें समझ में आता है, हमें इस चीज का कोई दिक्कत नहीं है, पक्की बात है, श्योर है, ठीक है। अब हमें E2 एलिमिनेशन रिएक्शन जो है वो हमारा हो गया है कंफर्म, हमारा हो गया है कंप्लीट। अब हम करते हैं जल्दी से इसके क्वेश्चंस, ठीक है। तो अब पहला क्वेश्चन आ जाता है E2 एलिमिनेशन रिएक्शन का, प्रिडिक्ट द प्रोडक्ट ऑफ द फॉलोइंग एलिमिनेशन रिएक्शन। अब मैम आपने कैसे पहचाना ये E2 एलिमिनेशन है? मैंने यहां से पहचाना ये E2 एलिमिनेशन है, यहाँ पे जो बेस यूज हो रहा है उससे पहचाना मैंने, नेगेटिवली चार्ज बेस यूज हो रहा है इसलिए ये E2 एलिमिनेशन है। अब आपको क्या करना है कि इस पर्टिकुलर कंपाउंड का आपको प्रोडक्ट जो है वो प्रिडिक्ट करना है। अब यहाँ पे देखिए हमारे पास एक जगह पे तो क्लोरीन प्रेजेंट है और एक जगह पे हमारे पास क्या प्रेजेंट है, आयोडीन प्रेजेंट है। अब हमें ये देखना है कि आयोडीन और क्लोरीन में से एक अच्छा लीविंग ग्रुप कौन सा है, एक बेटर लीविंग ग्रुप कौन सा है। अब हमें पता है लीविंग ग्रुप टेंडेंसी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू बेसिसिटी एंड बेसिसिटी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू साइज। बताया था ना मैंने कि जो आपका लीविंग ग्रुप टेंडेंसी होता है वो किसके इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है, वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है बेसिसिटी के, और बेसिसिटी जो है वो किसके इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है, बेसिसिटी इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है लीविंग ग्रुप साइज के। अगर आप अलोंग द ग्रुप जा रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे देखिए जो आपके पास चॉइसेस हैं वो अलोंग द ग्रुप वाली चॉइसेस हैं, एक जगह पे क्लोरीन है और एक जगह पे आयोडीन है, तो ये वाली जो चॉइसेस हैं दीज आर द चॉइसेस दैट आर मेंशन्ड अलोंग द ग्रुप। अब अलोंग द ग्रुप क्या होता है बेटा, बेसिसिटी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू साइज और लीविंग ग्रुप टेंडेंसी जो है दैट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू बेसिसिटी। यानी कि मोटा मोटा क्या हो गया कि आपका लीविंग ग्रुप टेंडेंसी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू साइज, लीविंग ग्रुप टेंडेंसी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू व्हाट, इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू साइज। तो साइज जितना बड़ा होगा उतना ज्यादा हमारा क्या होगा, लीविंग ग्रुप टेंडेंसी होगा। तो इसमें देखिए साइज कौन सा है, किसमें ज्यादा बड़ा साइज है, आयोडीन का ज्यादा बड़ा साइज है, तो यानी कि लीव तो यही करेगा। इतना हमें कंफर्म हो गया कि लीव तो ये करेगा, तो ये मेरी हो गई अल्फा पोजीशन। अब ये वाली मेरी हो गई बीटा पोजीशन, ये वाली हो गई बीटा पोजीशन, तो दोनों बीटा पोजीशंस तो बराबर है, चाहे आप ऊपर वाली बीटा पोजीशन लो चाहे नीचे वाली बीटा पोजीशन लो, दोनों बीटा पोजीशन बराबर है। तो किसी भी एक से आप हाइड्रोजन निकाल दो। इन्होंने कहाँ से निकाली है, ऑप्शन कौन सा इन्होंने दिया है, यहाँ पे तो इन्होंने आयोडीन रखा है, यहाँ पे इन्होंने पता नहीं क्या किया है, यहाँ पे भी इन्होंने पता नहीं क्या किया है, यहाँ पे जो है इन्होंने ऊपर वाला बीटा निकाला है, तो ये वाला ऑप्शन जो है आपका करेक्ट हो जाता है। मतलब ऊपर वाला हाइड्रोजन निकाला है तो ये वाला ऑप्शन आपका क्या हो जाता है बेटा, करेक्ट। कंफर्म है, ऐसा कोई मुश्किल क्वेश्चन तो नहीं था, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, कोई मुश्किल तो नहीं था। ऐसा तो नहीं था कि मैम ये तो नीट तो कुछ अलग बच्चे क्रैक करते हैं, हमारे जैसे बच्चे मैम कहाँ क्रैक करते हैं नीट, तो हम कैसे 600 ला सकते हैं, वो तो अलग ही बच्चे लाते हैं ना, वो तो कितने इंटेलिजेंट होते होंगे। ऐसा क्वेश्चन आता है, तुम क्या, कोई भी ला सकता है, कोई भी ला सकता है, बस हमें पढ़ना होता है ना, बस हमें पढ़ना होता है, उसके लिए सब कुछ हो जाता है। पढ़ना होता है और पॉजिटिव रहना होता है, सबसे पहले तो पॉजिटिव रहना होता है, सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट तो लाइफ में ये है कि आप पॉजिटिव रहिए, उसके बाद आप अच्छे से पढ़िए तो कोई भी कुछ भी कर सकता है, ठीक है। क्योंकि माइंड की जो स्टेट होती है ना, हम उसको बहुत कम इम्पोर्टेंस देते हैं, ज़रूरत से ज़्यादा हम अंडर एस्टिमेट कर देते हैं हमारे माइंड की हेल्थ को। हमें लगता है कि ये क्या है, डिप्रेशन क्या होता है, ये किसी को हर्ट करना क्या होता है, क्या मतलब होता है इसका, ये कोई बीमारी थोड़ी है, कोई ज़्यादा ओवर थिंक कर रहा है तो कोई बात नहीं है, तो नॉर्मल है। यही सोचते हैं ना हम कि हमें अगर अपने ऊपर शक है, हमें अपनी काबिलियत के ऊपर शक है तो ये तो नॉर्मल है। अगर हम नेगेटिव सोच रहे हैं तो इज़ वेरी नॉर्मल। ऐसा नहीं होता है, हम अपने दिमाग को ज़रूरत से ज़्यादा स्ट्रॉन्ग समझ लेते हैं, हमें लगता है दिमाग सब हैंडल कर लेगा, ये तो नॉर्मल है ना, तो दिमाग तो हैंडल कर लेगा। इतना मजबूत नहीं होता है बेटा हमारा दिमाग, ऐसा नहीं होता है कि दिमाग सब हैंडल कर लेगा।
ये एक प्रॉब्लम होती है कि हम हमेशा नेगेटिव सोच रहे हैं, हम डिप्रेशन में रह रहे हैं। तो आप पॉजिटिव सोचिए, पॉजिटिव लोगों के आसपास रहिए, ऐसे लोगों के आसपास रहिए जो आपको समझा पाए, जो आपकी माइंड की स्थिति समझ पाए, ठीक है। तो अपने दिमाग को ज़रूरत से ज़्यादा आप बोल्ड मत समझिए, समझ रहे हैं मेरी बात। पॉजिटिव रहिए, पॉजिटिव रहिए, पॉजिटिव रहिए, मैं यही कहूँगी। अपने ऊपर कॉन्फिडेंस रखिए, कॉन्फिडेंस रखिए, कॉन्फिडेंस रखिए। आप और हम दोनों मिलकर करेंगे जो हमें करना है, ठीक है। जो हमारा एम है हम दोनों मिलकर उसकी तरफ जाएंगे। बट इसके लिए ज़रूरी क्या है कि आप अपने दिमाग को पॉजिटिव रखिए, आप अपनी काबिलियत में शक मत करिए। ये नीट और ये सब जो एग्ज़ाम है वो आप जैसे क्या आपसे भी कम जो बच्चे होते हैं वो भी क्लियर करते हैं। इसमें कुछ ऐसा नहीं है कि आपको सुपर नेचुरल पावर्स होनी चाहिए या आप 9th से नीट की प्रैक्टिस, 8th से नीट की प्रैक्टिस करते होने चाहिए, ऐसा कुछ नहीं होता है, ठीक है ना। चलो गुड। विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्डर इज इनकरेक्ट इन द E2 रिएक्शन, कि अगर हम सभी में E2 रिएक्शन करा रहे हैं तो इसमें कौन सा वाला ऑर्डर जो है वो करेक्ट नहीं है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये भी प्रीवियस ईयर का ही है। तो बोला गया है कि 5 ब्रोमोसाइक्लोहेप्टेन 4 ब्रोमोसाइक्लोहेप्टीन। तो सबसे पहले हम इनका जो है क्या बोलते हैं स्ट्रक्चर जरा बनाते हैं। अच्छा, हेप्टेन का मतलब है 7 मेंबर्ड है। तो ये देखिए, मैं ऐसा करती हूँ कि नेक्स्ट पेज पे इसका स्ट्रक्चर बनाती हूँ ताकि मेसी ना लगे। तो ये मेरा है क्या, पहला पार्ट 5 ब्रोमोसाइक्लोहेप्टीन। तो 5 ब्रोमोसाइक्लोहेप्टीन इस तरीके से बनेगा। ये देखिए 1 2 3 4 5 6 7। तो 5th पोजीशन पे आपका क्या है, ब्रोमो है। और साइक्लोहेप्टीन यानी कि 1st पोजीशन पे हमारा डबल बॉन्ड है। एक तो ये हो गया। दूसरा क्या है हमारा 4 ब्रोमोसाइक्लोहेप्टीन, यानी कि ये जो यहाँ पे मैंने 5th पोजीशन पे बनाया है वो मेरा कौन सा है, अब 4th पोजीशन पे है। स्ट्रक्चर्स मैं आपके लिए सारे बना रही हूँ, आपको बताना है कि ये कौन सा ऑर्डर यहाँ पे सही दे रखा है एलिमिनेशन के लिए, E2 एलिमिनेशन के लिए, ठीक है। यहाँ पे मैंने बनाया है 4 ब्रोमो, ये 4th पोजीशन पे, और इन्होंने ये ऑर्डर मुझे ऐसा दिया है, ये ऑर्डर इनका दिया गया है। हमें बताना है कि क्या ये ऑर्डर सही है कि नहीं है। मैं बाकी स्ट्रक्चर बना रही हूँ, आप जब तक इसके बारे में सोचिए। 2 ब्रोमो 1 फिनाइल ब्यूटेन, 2 ब्रोमो 1 फिनाइल ब्यूटेन, इसके बारे में सोचते रहिए। सेकेंड पोजीशन पे ब्रोमो है, 1st पोजीशन पे फिनाइल है। तो 2 ब्रोमो 1 फिनाइल, क्या बताया गया है, 2 ब्रोमो 1 फिनाइल ब्यूटेन और 3 ब्रोमो 1 फिनाइल ब्यूटेन। तो 1 2 और 3 4 कार्बन। यहाँ पे 2 ब्रोमो है और वहां पे क्या है, 3 ब्रोमो है। फिनाइल को मैंने पीएच से दिखाया है, ठीक है। तो ये इन्होंने हमें सेकेंड ऑर्डर यहाँ पे दिया है, और शायद इन्होंने यहाँ पे भी हमारा ऑर्डर जो है वो सेम दिया है। ये ब्रोमीन हो गया और ये CH3 हो गया, और इन्होंने कहा है कि पहले वाले में एलिमिनेशन ज़्यादा जल्दी होगी एज कंपेयर टू सेकेंड वाले में, ठीक है, यही बोला है। उसके बाद बोला है 3 ब्रोमोसाइक्लोहेक्सीन, ब्रोमोसाइक्लोहेक्सीन, ओके 3 ब्रोमोसाइक्लोहेक्सीन, 3 ब्रोमोसाइक्लोहेक्सीन यानी कि ये साइक्लोहेक्सीन। 3 पोजीशन पे ब्रोमो है, 1 2 3, 3 पोजीशन पे ब्रोमो है, और एक है सिंपल साइक्लो ब्रोमो, ये है, यही है ना, ब्रोमोसाइक्लोहेक्सेन और 3 ब्रोमोसाइक्लोहेक्सीन। और फिर है हमारा 3 ब्रोमो 2 मिथाइल पेंटेन, 3 ब्रोमो 2 मिथाइल पेंटेन, 1 2 3 4 1 2 3 4 5, 3 ब्रोमो, अच्छा साइक्लो है, 3 ब्रोमो
1 2 3 पे ब्रोमो, साइक्लो क्या बोला था, पेंटीन हेक्सीन, ओके 3 ब्रोमो, अरे साइक्लो नहीं है, 3 ब्रोमो 2 मिथाइल पेंटेन, 3 ब्रोमो 2 मिथाइल पेंटेन, 1 2 3 4, 3 ब्रोमो 2 मिथाइल पेंटेन, एक ये हो गया, और दूसरा क्या हो गया हमारा 2 ब्रोमो 4 मिथाइल पेंटेन, 2 ब्रोमो 4 मिथाइल पेंटेन, 4 मिथाइल पेंटेन। अब क्या है ना कि जब लाइव क्लास होती है उसमें तो बच्चे बता देते हैं कि अरे मैम आपने गलत रीड कर लिया, यहाँ पे तो आप बच्चे बता नहीं सकते, है ना, खुद बोलते होगे जब रिकॉर्डिंग देख रहे होगे अरे मैम गलत रीड कर रहे हो, लेकिन मैं वो सुन नहीं सकती, है ना। चलो तो हंसना मत मेरे पे। तो ये हो गया मेरा 3 ब्रोमो 2 मिथाइल, और ये मेरा हो गया 2 ब्रोमो 4 मिथाइल। चलो अब मैंने शायद सब ठीक लिखा है, और इनका कहना है कि यहाँ पे भी जो है सेम ही सिचुएशन है। अब आ जाइए पहले वाले पे बेटा, क्या ये जो पहले कह रहे हैं वो सही कह रहे हैं कि नहीं कह रहे हैं। यहाँ पे देखिए कि अगर मैं एलिमिनेशन कराती हूँ, ये मेरा अल्फा है, ये मेरा बीटा है, ये बीटा है, तो मान लीजिए कि मैंने किसी भी एक बीटा से, मान लीजिए इस बीटा को मैंने चूज कर लिया और मैंने यहाँ पे एलिमिनेशन कराई। अब जब मैं यहाँ पे एलिमिनेशन कराऊंगी तो मेरे पास क्या बन के आएगा, मेरे पास ये बन के आएगा, ये देखिए ये बन के आया यहाँ पे, और यहाँ पे ये है, और यहाँ पे जब मैं एलिमिनेशन कराऊंगी ये मेरा अल्फा है, ये बीटा है, ये बीटा है। तो मान लीजिए अगर मैं, क्योंकि मैं इस पे ये वाला हाइड्रोजन क्यों हटा रही हूँ, क्योंकि ये वाले हाइड्रोजन हटाने से मुझे कोई फायदा नहीं है। अगर मैंने इस वाले हाइड्रोजन को हटाया तो जो डबल बॉन्ड आएगा वो ऊपर वाले डबल बॉन्ड के क्या आ जाएगा, कॉन्जुगेशन में आ जाएगा। तो बहुत सोच समझ के मैं डबल बॉन्ड जो है उसको हटा रही हूँ। ऐसा नहीं है कि बीटा में से कोई भी आप रैंडम चूज कर लो, आपको बहुत सोच समझ के जो है अपना डबल बॉन्ड हटाना है। ये वाला जो मैं डबल बॉन्ड हटाऊंगी, यानी कि यहाँ पे जो मैं डबल बॉन्ड बनाऊंगी ना, वो देखिए इस तरीके से कॉन्जुगेशन में आ जाएगा। इस वाले बीटा को ही मैंने चूज करना है, क्योंकि अगर इस वाले बीटा को चूज करूंगी तो जो डबल बॉन्ड बनेगा वो ऊपर वाले के साथ है बेटा कॉन्जुगेशन में। लेकिन यहाँ पे तो चाहे मैं किसी भी बीटा को चूज करती, चाहे मैं इस वाले बीटा को चूज करती या इस वाले बीटा को चूज करती, ऊपर वाले डबल बॉन्ड के साथ कोई कॉन्जुगेशन में नहीं आता। तो यहाँ पे E2 फास्ट किस में होगी, मैंने आपको क्या बोला है, E2 फास्ट उसमें होती है जिसमें मेरा प्रोडक्ट क्या बन रहा होता है, स्टेबल बन रहा होता है, यानी कि मेरी ट्रांजिशन स्टेट स्टेबल बन रही होती है। तो दोनों में से मेरा प्रोडक्ट किस में स्टेबल बन रहा है, ऑब्वियस वाली बात है कि यहाँ पे मेरा रेजोनेंस है, दिस इज रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड, ये मेरा क्या है, रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड है ना। और क्योंकि ये रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड है तो यहाँ पे जो है मेरा प्रोडक्ट ज़्यादा स्टेबल बन रहा है, और पहले वाले में जो प्रोडक्ट है वो मेरा कम स्टेबल बन रहा है, क्योंकि वहाँ पे तो कोई रेजोनेंस हो नहीं रहा। तो ये वाला जो इनका ऑर्डर है ये एक्चुअली रॉन्ग ऑर्डर हो गया, दिस इज रॉन्ग। ये जो इन्होंने ऑर्डर लिखा है यहाँ पे ये रॉन्ग हो गया, क्योंकि एक्चुअली जो अगर बेस देखेगा तो बेस कहेगा कि भाई मैं इसको क्यों चूज करूँ, मैं तो इसको चूज करूंगा, यहाँ पे मेरा प्रोडक्ट ज़्यादा स्टेबल बनेगा। तो मेरा जो E2 एलिमिनेशन है वो सेकेंड वाले में ज़्यादा फास्ट होगा बिकॉज ऑफ रेजोनेंस रेट ऑफ E2 एलिमिनेशन। बात आगे बेटा सबको समझ में, कोई डाउट नहीं है। अब इस पे आ जाइए, ये आपका अल्फा है, ये आपका अल्फा पोजीशन है, ये आपकी क्या पोजीशन है, बीटा पोजीशन है। यहाँ पे ये आपकी अल्फा पोजीशन है, ये आपकी बीटा पोजीशन है, ये आपकी बीटा पोजीशन है, 2 बीटा पोजीशन है। अब यहाँ पे आप कौन देखेंगे, यहाँ पे कौन खड़ा हुआ है, पीएच का मतलब कौन है बेटा, यहाँ पे कौन खड़ा हुआ है, यहाँ पे हमारा खड़ा हुआ है फिनाइल। तो आपको जो है वो डबल बॉन्ड वहां बनाना है, यानी कि वहां पे रेट ऑफ रिएक्शन ज्यादा अच्छा होगा जहां पे इस फिनाइल के साथ कोई चीज किस में आ जाएगी बेटा, रेजोनेंस में आ जाएगी, राइट। तो अगर मैं इस वाले को देखूं, यहाँ पे मेरे पास ऑप्शन ये भी है बीटा, बट ये वाला अल्फा जो है वो कहेगा कि मैं इस वाले बीटा को निकालूंगा, मैं इस H और इस Br को निकालूंगा, क्योंकि अगर मैंने इस H और इस Br को निकाला है तो जो मेरा डबल बॉन्ड है दैट वुड बी इन कॉन्जुगेशन। भाई यहाँ पे जो मेरा HBr जब निकलेगा तो जो डबल बॉन्ड आएगा वो कॉन्जुगेशन में हो जाएगा इस तरीके से, फिनाइल रिंग के साथ ये हो जाएगा कॉन्जुगेशन में। और क्योंकि ये कॉन्जुगेशन में हो गया बेटा, बेंजीन रिंग है ये, फिनाइल का मतलब है ये बेंजीन रिंग है। आप चाहते हो तो मैं पूरा बना देती हूँ, ऐसा कुछ नहीं है,
बट जैसे अगर मैं आगे लिखूंगी तो आगे आप समझ जाइएगा, मैं यहाँ पे बना दे रही हूँ, ये मेरी बेंजीन रिंग है ना, तो इसके साथ ये देखिए रेजोनेंस में आ जाएगा, ठीक है। तो ये कॉन्जुगेशन में आ गया तो ये ज़्यादा स्टेबल हो गया, बट वहाँ पे तो ऐसा कुछ पॉसिबल ही नहीं है, चाहे आप इस वाले बीटा से निकालिए चाहे आप इस वाले बीटा से निकालिए, यहाँ पे तो ऐसा कुछ पॉसिबल है ही नहीं। नहीं है ना बेटा, यहाँ पे तो देखिए ये आपका डबल बॉन्ड बन गया, ये बन गया, या फिर आप पीछे वाला बना लीजिए, लेकिन ये इस फिनाइल के साथ कभी भी कॉन्जुगेशन में नहीं आ पाएगा, चाहे कोई सा भी हाइड्रोजन निकाल लीजिए, आप बना के देख लीजिए। तो ये वाला ऑर्डर इनका बिल्कुल सही है कि हमारा पहले वाला जो है वो दूसरे वाले से ज़्यादा स्टेबल बनेगा। ऐसे ही इसमें बना के देख लीजिए, ये आपका अल्फा है और यहाँ पे बीटा वाली जो चॉइस है वो हमारी यही वाली है, ऊपर वाले बीटा की चॉइस ही नहीं है क्योंकि ये sp3 नहीं है ना, ये तो sp2 कार्बन हो गया। अभी किसी ने बच्चे ने पूछा था कि मैम sp2 और sp3 कैसे डिसाइड करते हैं, तो ये वाला कार्बन क्योंकि सिंगल बॉन्डेड है तो ये sp3 है, ठीक है, और वो डबल बॉन्डेड है तो वो sp2 है। जैसे ही कार्बोकैटायन तुम्हें जहाँ पे दिखेगा तो वो भी क्या है बेटा, sp2 है, ठीक। तो यहाँ पे आपका जो है ये वाला बीटा हाइड्रोजन है, तो यहाँ से आप बीटा हाइड्रोजन को निकालेंगे, ये देखिए यहाँ पे आप बीटा हाइड्रोजन को निकालेंगे, मैं साइड पे बना दे रही हूँ, तो वहाँ पे भी आपका किस में आ जाएगा, देखिए कॉन्जुगेशन में आ जाएगा, इस तरीके से बनेगा, पहले वाला कॉन्जुगेशन में आ जाएगा, यहाँ पे डबल बॉन्ड आएगा, ये देखिए ये क्यों आया, क्योंकि आपने ये वाला हाइड्रोजन और वो वाला क्या निकाला, Br निकाला, Br माइनस निकाला, तो ये आपका कॉन्जुगेशन में आ गया। वहीं अगर आप यहाँ देखते हैं तो कोई क्या कॉन्जुगेशन पॉसिबल है, चाहे आप कोई सा भी बीटा निकाल दीजिए कॉन्जुगेशन पॉसिबल नहीं है, चाहे आप नीचे वाला बीटा निकालिए या ऊपर वाला बीटा निकालिए, कॉन्जुगेशन इज नॉट पॉसिबल, ठीक है। तो ऑब्वियसली हमारा पहले वाला जो है वो ज़्यादा अच्छा बनेगा एज कंपेयर टू दूसरे वाला, ये वाला भी बिल्कुल सही है। अब यहाँ पे आ जाते हैं, ये अल्फा है, ये बीटा है, ये बीटा है, यहाँ पे देखिए ये अल्फा है, ये बीटा है, ये बीटा है, दोनों 2 डिग्री है, ऐसा नहीं है कि कोई 1 डिग्री है या 2 डिग्री है, ऐसा कुछ नहीं है, दोनों 2 डिग्री है। अब अगर मैं पहले वाले से अपना एल्कीन बनाती हूँ उस वाले बीटा से, कौन से वाले बीटा से, इस वाले बीटा से, तो अगर इस वाले बीटा से मैं एल्कीन बनाती हूँ तो मेरा एल्कीन जो है वो देखिए ज़्यादा सब्स्टिट्यूटेड एल्कीन बनेगा, ये देखिए यहाँ पे एक मिथाइल ग्रुप है तो एक ज़्यादा सब्स्टिट्यूटेड एल्कीन बनेगा, ये देखिए, क्योंकि यहाँ पे एक मिथाइल ग्रुप है, और वहाँ पे चाहे मैं इस वाले बीटा से बनाऊँ या उस वाले बीटा से बनाऊँ, दोनों में मेरा मैक्सिमम सब्स्टिट्यूशन नहीं आएगा, ये देखिए ये मैंने जो है इस साइड वाले बीटा से बनाया है और यहाँ पे भी मैंने इस साइड वाले बीटा से बनाया है, तो क्योंकि यहाँ पे मेरा सब्स्टिट्यूशन ज़्यादा है, आप जो है नंबर ऑफ ये हाइपर कॉन्जुगेशन स्ट्रक्चर्स काउंट करिए, तो यहाँ पे कितना होगा, 1 2 3 4 5 6 7 8 8 हाइपर कॉन्जुगेशन आएंगे यहाँ पे, और यहाँ पे कितने हाइपर कॉन्जुगेशन आएंगे, 1 2 और 3 हाइपर कॉन्जुगेशन आएंगे, यहाँ पे आप लिख भी लीजिए 3 हाइपर कॉन्जुगेशन, बना के देखिएगा खुद से, यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7 8, और यहाँ पे कितने बेटा, 1 2 और 3, तो जितने ज़्यादा हाइपर कॉन्जुगेशन स्ट्रक्चर होंगे उतना ज़्यादा क्या हो जाएगा, ये आपका स्टेबल हो जाएगा, ठीक है बेटा। कोई दिक्कत किसी को कोई दिक्कत नहीं है, बात समझ में आ रही है। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट था क्योंकि सबसे पहले तो इस क्वेश्चन ने हमें क्या सिखाया, इस क्वेश्चन ने हमें सिखाया स्ट्रक्चर बनाना, इस क्वेश्चन ने हमारी कराई नॉमेनक्लेचर की प्रैक्टिस, हाँ मतलब स्ट्रक्चर बनाने की प्रैक्टिस। सबसे बड़ा तो इस क्वेश्चन को इसलिए धन्यवाद कि इसने हमें सिखा दिया स्ट्रक्चर बनाना। दूसरा, इसने हमें सिखाया रेजोनेंस के बारे में कि कहाँ पे रेजोनेंस पॉसिबल है, कहाँ पे रेजोनेंस पॉसिबल नहीं है। अगर हमें रेजोनेंस के बारे में नहीं पता होता तो हम ये क्वेश्चन नहीं कर पाते। तीसरा, इसने हमें बताया E2 एलिमिनेशन के बारे में। तो 3 चीज़ें इस क्वेश्चन ने हमें सिखा दी। तो दिस क्वेश्चन इज अ वेरी वेरी गुड क्वेश्चन। ठीक है बेटा, हमें बात समझ में आई है, ये क्वेश्चन डन है हमारा। चलिए अब आगे आ जाते हैं इस क्वेश्चन पे। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट, कौन सी स्टेटमेंट जो है हमारी इन सब में से करेक्ट है अबाउट E2 एलिमिनेशन। तो E2 इज अ कंसर्टेड रिएक्शन
इन विच बॉन्ड्स ब्रेक एंड न्यू बॉन्ड्स आर फॉर्म्ड एट द सेम टाइम इन द सिंगल प्रोडक्ट। क्या E2 एक सिंगल स्टेप रिएक्शन है? कंसर्टेड का मतलब मैंने ये वर्ड क्लास में भी बहुत बार यूज किया है, कंसर्टेड। तो अभी तक आई थिंक आपको ये मतलब इसका समझ में आ गया होगा। कंसर्टेड का मतलब होता है सिंगल स्टेप। जो भी चीज सिंगल स्टेप में होती है तो हम उसको कंसर्टेड बोलते हैं, ठीक है। तो ये कह रहा है कि ये एक सिंगल स्टेप रिएक्शन है जिसमें बॉन्ड ब्रेक होते हैं और बॉन्ड नए बनते हैं सेम ही टाइम पे। नीट 22 का क्वेश्चन है ये, ठीक है। तो ये बिल्कुल सही बात है। ऑब्वियसली E2 जो है वो एक सिंगल स्टेप रिएक्शन है जिसमें सारी चीज क्या हो रही है, एक ही स्टेप में हो रही है। सो दिस इज एब्सोल्युटली करेक्ट, दिस इज अ करेक्ट स्टेटमेंट। इन्होंने हमें क्या बोला है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट, इन विच बॉन्ड्स ब्रेक एंड न्यू बॉन्ड्स आर फॉर्म्ड। हाँ, तो ये बिल्कुल सही है, दिस इज अ करेक्ट स्टेटमेंट। अब नेक्स्ट पे आ जाते हैं, करेक्ट। नेक्स्ट पे आ जाते हैं, ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी ऑफ एल्काइल हैलाइड टुवर्ड्स E2 डिहाइड्रोहैलोजनेशन इज 3 डिग्री, 2 डिग्री, 1 डिग्री। ये भी बिल्कुल सही है। जैसे मैंने आपको बताया कि हम कहते हैं कि E2 एलिमिनेशन में 3 डिग्री रिएक्शन जो है वो फास्ट होगा एज कम्पेयर टू 2 डिग्री, एज कम्पेयर टू 1 डिग्री, बिकॉज 3 डिग्री में जो ट्रांजिशन स्टेट बनेगी वो हमारी ज़्यादा इफेक्टिव बनेगी, ज़्यादा स्टेबल बनेगी। उसमें जो पार्शियल डबल बॉन्ड करेक्टर होगा वो हमारा ज़्यादा अच्छा बनेगा। तो दिस इज ऑल्सो करेक्ट, ये भी हमारी क्या है, करेक्ट है। उसके बाद क्या कहा है कि इन E2 एलिमिनेशन डिफरेंट स्टीरियो आइसोमर्स कन्वर्ट इनटू डिफरेंट स्टीरियो प्रोडक्ट्स। ये बहुत इंपॉर्टेंट जो है हमारी स्टेटमेंट है। इसमें कह रहे हैं कि अगर मैंने E2 में स्टीरियो आइसोमर्स से स्टार्ट किया, यानी कि डायस्टीरियोमर से स्टार्ट किया, तो मेरा जो प्रोडक्ट बनेगा वो भी डिफरेंट स्टीरियो आइसोमर वाला प्रोडक्ट बनेगा। बिल्कुल सही स्टेटमेंट है ये, मैं आपको बताऊंगी क्यों। लेकिन क्योंकि इसमें 2 स्टेटमेंट सही हो गई तो तीसरी तो अपने आप सही होनी है, क्योंकि करेक्ट ऑप्शन तो एक ही है। तो आंसर होगा ऑल ऑफ द अबव आर करेक्ट। ये थर्ड स्टेटमेंट भी करेक्ट है। क्यों करेक्ट है? क्योंकि मैंने आपको कल क्या बोला था कि यहाँ पे होगी एंटी एलिमिनेशन, और एंटी एलिमिनेशन में क्या होता है, देखिए कि अगर मैंने कहा कि मेरे पास ये एक रिएक्टेंट है, आपने फिशर प्रोजेक्शन, सॉहर्स प्रोजेक्शन किया होगा क्लास 11th में, राइट। तो फिशर प्रोजेक्शन, सॉहर्स प्रोजेक्शन में हमने क्या किया था कि मान लीजिए मेरे पास ये एक मेरा रिएक्टेंट है इस तरीके से, और रिएक्टेंट के मैं जो पार्ट्स है, मतलब डिफरेंट कार्बन पे मैं क्या लगा रही हूँ, तो मैंने यहाँ पे कहा कि मैंने लगा दिया, मान लीजिए मिथाइल ग्रुप, यहाँ पे मैंने लगा दिया फिनाइल ग्रुप, यहाँ पे मैंने लगा दिया मिथाइल ग्रुप, यहाँ पे मैंने लगा दिया हाइड्रोजन, यहाँ पे लगा दिया Br, और यहाँ पे लगा दिया हाइड्रोजन। मान लीजिए मेरे पास एक ये कंपाउंड है और दूसरा कंपाउंड मेरे पास क्या है, इसी का डायस्टीरियोमर बना रही हूँ दूसरा, और वो डायस्टीरियोमर मैं ये बना रही हूँ फिशर प्रोजेक्शन। ये आपने यहाँ पे लिखा मेरे पास CH3 है, मतलब मैं डिफरेंट अरेंजमेंट कर रही हूँ, बिल्कुल सेम कंपाउंड बट इसका डायस्टीरियोमर। यहाँ पे मैंने लिख दिया कि मेरे पास एक फिनाइल ग्रुप है, यहाँ पे मैंने H और Br लिखा है, और यहाँ पे मैंने लिख दिया कि मेरे पास क्या है, हाइड्रोजन है। ठीक है बेटा, तो मैंने ये दोनों डायस्टीरियोमर बनाए हैं सेम कंपाउंड के। अब मुझे यहाँ पे करानी है एलिमिनेशन। तो हमने सॉहर्स प्रोजेक्शन किया है क्लास 11th में बेटा, मैंने आपको कल भी बताया था सॉहर्स प्रोजेक्शन क्या होता है, कल भी मैंने आपको बताया था, मैं अभी दोबारा से आपको बताऊंगी। तो सॉहर्स प्रोजेक्शन में क्या होता है, हम इस फिशर को सॉहर्स में कैसे कन्वर्ट करते हैं, तो मैं आपको वो बताती हूँ कि जैसे कि मैंने कहा कि ये मेरा फॉरवर्ड कार्बन है, ये मेरा बैकवर्ड कार्बन है, उसी तरीके से मैंने इसको कह दिया ये मेरा फॉरवर्ड कार्बन है, ये बैकवर्ड कार्बन है। इसको आप स्टैंडर्ड लेकर चलिएगा हमेशा। ये मैंने स्टैगर्ड कॉन्फॉर्मर अपना बनाया है, स्टैगर्ड कॉन्फॉर्मेशन बनाई है। क्लास 11th का कॉन्सेप्ट है कॉन्फॉर्मर्स का, थोड़ा सा याद करने की कोशिश करिए। इसको मैं बहुत ज़्यादा डिटेल में नहीं बता पाऊंगी, मैं आपको बता रही हूँ फिशर को हम सॉहर्स में कैसे कन्वर्ट करते हैं, बट बहुत ज़्यादा इसमें टाइम नहीं दे पाऊंगी बेटा, क्योंकि फिर ना उसमें आधा पौना घंटा जाएगा। लेकिन आप मेरी बात ध्यान से सुनिए, मेरे पे यकीन रखिए, आपको याद आ जाएगा क्लास 11th का। अगर आपने पढ़ा है तो आपको ज़रूर याद आ जाएगा। NCERT का कॉन्सेप्ट है ना, NCERT का कॉन्सेप्ट है, आपको ज़रूर याद आ जाएगा। आप ऐसा करिए, या तो 1 मिनट वीडियो पॉज करके आप अपने ना नोट्स ले आइए पुराने वाले, है ना, उससे बात बन जाएगी हमारी, और मैं आपको बताती चल रही हूँ साथ साथ। ठीक है, तो इसमें क्या होता है बेटा कि हमारा जैसे ये H है, ये H और Br, इसने एक दूसरे को क्या कर रखा है, इक्लिप्स कर रखा है, H और Br। तो ये मेरा फॉरवर्ड कार्बन है, मान लीजिए मैंने यहाँ पे लिख दिया H,
और इसका बिल्कुल इक्लिप्स कौन सा हो गया, ये वाला, यहाँ पे मैंने लिख दिया Br बैकवर्ड कार्बन पे। इन दोनों ने फिशर प्रोजेक्शन में हम कहते हैं कि ये जो भी ग्रुप्स हैं, ये H ने Br को इक्लिप्स किया है, फिनाइल ने CH3 को इक्लिप्स किया है, CH3 ने H को इक्लिप्स किया है, तो मैंने H और Br का इक्लिप्स करते हुए वहां पे दिखा दिया। उसके बाद मैं कह रही हूँ कि मेरा CH3 ने किसको इक्लिप्स किया है, इस H को इक्लिप्स किया है, तो CH3 इन द फॉरवर्ड कार्बन एटम इज दिस CH3, इसने किसको इक्लिप्स किया है, इस H को इक्लिप्स किया है, तो H मेरा यहाँ पे आ गया, ठीक है। उसके बाद मैं कह रही हूँ कि ये जो बेंजीन रिंग है, इसने किसको इक्लिप्स किया है, मिथाइल ग्रुप को इक्लिप्स किया है, तो मेरा बेंजीन रिंग कहाँ है, फॉरवर्ड पे, तो इसने किसको इक्लिप्स किया है, बेंजीन रिंग ने CH3 को इक्लिप्स किया है, मिथाइल ग्रुप को इक्लिप्स किया है। ये देखिए, ये बिल्कुल ऐसा है ना, दोनों स्लांटिंग है, दोनों ने एक दूसरे को इक्लिप्स किया है, दोनों ऐसे हैं, इन दोनों ने एक दूसरे को इक्लिप्स किया है, BRH ऐसा है, उन दोनों ने एक दूसरे को इक्लिप्स किया है। अब हमें एलिमिनेशन करानी है, तो हम एलिमिनेशन कैसे कराएंगे कि हम अपना बेस लेकर आए, जो भी हमारा बेस है, बेस ने क्या किया, इस हाइड्रोजन को लिया, इस हाइड्रोजन जो है इसने अपने इलेक्ट्रॉन यहाँ दिए, और ब्रोमीन जो है वो हमारा क्या निकल गया, बाहर निकल गया, ठीक है। जैसे सोडियम मिथॉक्साइड में बेस लाई, शायद मैंने पहले सोडियम इथेनॉइड बोल दिया था, हाँ शायद मैंने यहाँ पे, शायद एक सेकेंड कहाँ पे बोला था, कहीं तो बोला था, याद नहीं आ रहा, चलो ठीक है। एनीवेज, तो सोडियम इथॉक्साइड आयन को मैं लेकर आई यहाँ पे, ठीक है, मतलब इथॉक्साइड आयन को मैं लेकर आई, इस H+ आयन को यहाँ पे इलेक्ट्रॉन निकाले, और Br- क्या हो गया, बाहर हो गया। Br- जैसे बाहर हुआ तो मेरे पास ये देखिए इस तरीके का स्ट्रक्चर आया, ये मैंने आपको कल भी बना के दिखाया था, और मैंने आपको ये भी बताया था कि इसको मोड़ना कैसे है। पता नहीं कितने बच्चों को ध्यान है कल का, बट मैंने आपको बताया था इसको कैसे मोड़ना है। खैर अभी मोड़ देंगे, बट पहले मैं इसको ऐसे लिख लेती हूँ, यहाँ पे CH3, यहाँ पे PH, और फिर हमें इसको नीचे की तरफ और उसको ऊपर की तरफ मोड़ना है। तो देखिए ये ऐसे बनेगा, यहाँ पे आया मेरा H, यहाँ पे आया मेरा CH3, वो उसको ऊपर की तरफ मोड़ दीजिए, वहाँ पे आया आपका फिनाइल ग्रुप, और यहाँ पे आपका आया CH3। तो एक तो स्ट्रक्चर ये बन गया। कैसे मोड़ना है बेटा, जैसे ये V है ऐसे, और ये V है ऐसे, इसको ऐसे और इसको ऐसे, कल भी सिखाया था मैंने। तो ये एक डाइस्टीरियोमर का मेरा प्रोडक्ट ये बना है, और फर्स्ट डाइस्टीरियोमर बिल्कुल वही तरीका है। आप वीडियो पॉज करके खुद करके देखिए बेटा कैसे हमें कन्वर्ट करना है। देखिए बिल्कुल सेम वे से फॉरवर्ड और बैकवर्ड को हमें कार्बन पे हमें क्या रखने हैं, सब्स्टिट्यूएंट्स रखने हैं। ये फॉरवर्ड हो गया, ये बैकवर्ड हो गया। अब फॉरवर्ड का जो हाइड्रोजन है वो आप व्हाइट कलर से लिख लीजिए। फॉरवर्ड का जो हमारा हाइड्रोजन है वो किसको इक्लिप्स कर रहा है, बैकवर्ड के Br को, ठीक है। फॉरवर्ड का जो हमारा फिनाइल है वो किसको इक्लिप्स कर रहा है, बैकवर्ड के हाइड्रोजन को, और फॉरवर्ड का जो हमारा मिथाइल है वो किसको इक्लिप्स कर रहा है, बैकवर्ड के मिथाइल को। इतना समझ में आया हमें, क्लियर है। अब हमें क्या करना है कि यहाँ से H और Br निकालना है। H और Br निकालना है तो उसमें मैं क्या करूंगी कि मैं अपना बेस ले आई, बेस ने इस H+ आयन पर अटैक किया, ये बॉन्ड बेटा यहाँ, ये बॉन्ड यहाँ, और हमारे पास ये देखिए इस तरीके का हमारे पास एल्कीन बनेगा। अभी हम इसको मोड़ देंगे, तो ये हमारा बना H, ये हमारा बना CH3, यहाँ पे ये आया आपका फिनाइल, ये आया आपका CH3। तो अब आप इसको ऊपर की तरफ मोड़िए, इसको नीचे की तरफ मोड़िए, तो देखिए क्या बन जाएगा, ये आपका बना H, ये आपका बना CH3। इसको हमने कैसे मोड़ा, इस तरीके से, और उसको ऊपर की तरफ से, तो ये आपका आया CH3 और ये आपका आया, तो ये बेटा आपका बन गया ट्रांस, क्योंकि यहाँ पे CH3 क्या है, एक दूसरे के ऑपोजिट है। और ये मेरा क्या बन गया बेटा, सिस, क्योंकि यहाँ पे CH3 क्या है, एक दूसरे के साथ में। बात समझ में आई सबको, ट्रांस और सिस कैसे बना है, वो मेरा ट्रांस बना है, ये मेरा क्या बना है बेटा, सिस बना।
ठीक है। तो ये वाली जो मेरी स्टेटमेंट थी पुरानी वाली कि भाई E2 एलिमिनेशन ऑफ डिफरेंट स्टीरियो आइसोमर्स या फिर डाइस्टीरियोमर्स कन्वर्ट इनटू डिफरेंट स्टीरियो प्रोडक्ट, तो यहाँ पे मैंने डाइस्टीरियोमर्स लिए हैं सेम कंपाउंड के और मेरे पास एक जगह पे सिस आ रहा है, दूसरी जगह पे ट्रांस आ रहा है, तो दैट इज एब्सोल्युटली करेक्ट। इस कॉन्सेप्ट से भी हमें देखिए कितना कुछ समझ में आ गया ना, हमें ये समझ में आ गया कि हम फिशर को सॉहर्स में कन्वर्ट कैसे करना है। ये अपने आप में कितनी बड़ी उपलब्धि है कि एक क्वेश्चन की सिंगल स्टेटमेंट से हमें एक नया कॉन्सेप्ट रिवाइज हो गया। इट्स अ वेरी गुड थिंग, है ना। इसलिए हम कहते हैं कि क्वेश्चन करवाने की, क्वेश्चन करने की एक अपनी इंपॉर्टेंस है, राइट। चलें आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है इन विच रिएक्शन प्रोडक्ट फॉर्मेशन टेक्स प्लेस बाय हॉफमैन रूल। हॉफमैन रूल से किस में प्रोडक्ट फॉर्मेशन होगा। यहाँ पे ये पॉजिटिव चार्ज हटा दीजिए, ये पॉजिटिव चार्ज नहीं है। यहाँ पे ये CH3 भी हटा दीजिए, ऐसा कुछ भी नहीं है। मैं इसको ब्लैक पेन से हटा देती हूँ। यहाँ पे ये CH3 है, ठीक है। आपको बताना है कि भाई किसमें जो है हॉफमैन प्रोडक्ट आपका बनेगा। तो पहले वाले में देखिए आपका बल्की बेस है, बल्की बेस है तो हॉफमैन प्रोडक्ट बनेगा बिकॉज ऑफ द बल्की बेस। मैंने आपको बोला था हॉफमैन प्रोडक्ट बनता है बेटा बल्की बेस में, तो यहाँ पे आपका कौन सा बनेगा, लेस। हॉफमैन प्रोडक्ट होता कौन सा है, जो कि लेस सब्स्टिट्यूटेड होता है, ये वाला प्रोडक्ट बनेगा। मतलब आपका जो बीटा कार्बन जिससे हाइड्रोजन निकलेगा वो ये वाला कार्बन है। लेस सब्स्टिट्यूटेड प्रोडक्ट इज ऑलवेज हॉफमैन प्रोडक्ट, ठीक है। यहाँ पे आपका बल्की बेस है। यहाँ पे देखिए ये आपका लीविंग ग्रुप बैड है, तो यहाँ पे भी आपका हॉफमैन प्रोडक्ट बनेगा, क्योंकि आपका लीविंग ग्रुप क्या है, बैड लीविंग ग्रुप है। अगर आप अपने लिए लिखना चाहते हो तो साथ साथ लिख भी लो कि यहाँ पे आप लिख लो कि दिस इज अ बल्की बेस, इसलिए हॉफमैन प्रोडक्ट बन रहा है ना। यहाँ पे आप लिख लो कि इट इज अ बैड लीविंग ग्रुप, इसलिए हॉफमैन प्रोडक्ट बन रहा है, ठीक है। तो वो हॉफमैन प्रोडक्ट आपका बन गया 1 2 3 4 1 2 3 4। यहाँ पे तो आपको पता ही है ये वाला तो बहुत महान हमारा ग्रुप है, इसको तो देख के ही पता लग जाता है कि हॉफमैन प्रोडक्ट बनेगा। ये भी एक बैड लिविंग ग्रुप की कैटेगरी में आता है। अब यहाँ पे देखिए कि हमारा हॉफमैन प्रोडक्ट कहाँ से बनेगा, ये मेरा अल्फा है, ये बीटा है, तो ये बन जाएगा यहाँ पे, ठीक है। ये बीटा, क्योंकि यहाँ पे तो चॉइस नहीं है, सिर्फ वही बीटा से आपका कार्बन, वही बीटा कार्बन से हाइड्रोजन निकल सकता है, तो यहाँ पे भी आपका हॉफमैन प्रोडक्ट बन गया। और यहाँ पे ये आपका अल्फा है, ये बीटा है, तो यहाँ से आपका हॉफमैन प्रोडक्ट बनेगा, यानी कि लेस सब्स्टिट्यूटेड। क्योंकि ये वाला भी ग्रुप मैंने आपको बोला था कि जहाँ पे भी दिख जाए तो हॉफमैन प्रोडक्ट बनेगा, तो यहाँ पे भी आपका क्या बन गया, हॉफमैन प्रोडक्ट बन गया। उस वाले बीटा से निकलेगा लेस सब्स्टिट्यूटेड प्रोडक्ट। यहाँ पे तो क्या चॉइस ही नहीं थी, एक ही बीटा का ऑप्शन था, वहाँ पे देखिए 2 बीटा के ऑप्शन है, लेकिन आपको क्या बनाना है उस वाले से, क्योंकि आपको लेस सब्स्टिट्यूटेड प्रोडक्ट बनाना है। यहाँ से आपका क्या होगा, मोर सब्स्टिट्यूटेड प्रोडक्ट होगा, ठीक है। सो 1 2 3 एंड 4 चारों के चारों ऑप्शंस आपके क्या हैं, करेक्ट है, यानी कि सभी में आपका क्या बनेगा, हॉफमैन प्रोडक्ट यहाँ पे बनेगा। बात क्लियर है, किसी को कोई डाउट नहीं है, ओके है। आगे चलते हैं बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको क्या कहता है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू अबाउट द फॉलोइंग एलिमिनेशन रिएक्शंस। Hoffman product is the major product in 1, Zaitsev product is major product in 1, Hoffman product is major product in 2, Zaitsev product is major product in 2। तो दोनों आपको चारों में से कौन सा स्टेटमेंट यहाँ पे सही दिखाई दे रहा है। तो देखिए यहाँ पे आपके पास टर्शरी ब्यूटॉक्साइड आयन है, टर्शरी ब्यूटॉक्साइड आयन है DMSO में। DMSO तो आपको बता रहा है कि भाई ये E2 एलिमिनेशन है, मैंने आपको बताया ना पोलर ए प्रोटिक सॉल्वेंट जो है यूज करते हो, तो DMSO आपको बता रहा है ये E2 एलिमिनेशन है। और टर्शरी ब्यूटॉक्साइड आयन आपको ये बता रहा है कि हमारे पास क्या है, बल्की बेस है, दिस इज अ बल्की बेस। तो बल्की बेस है, तो यानी कि हमारे पास कौन सा यहाँ पे प्रोडक्ट बनेगा, यहाँ पे हमारे पास जो प्रोडक्ट बनेगा दैट इज हॉफमैन प्रोडक्ट, क्योंकि हमारे पास क्या है यहाँ पे बल्की बेस है। तो द प्रोडक्ट दैट वी विल बी फॉर्मिंग वुड बी हॉफमैन प्रोडक्ट। और यहाँ पे देखिए यहाँ पे ये आपका बल्की बेस नहीं है, दिस इज अ लेस बल्की बेस, या फिर मैं इसको कह दूँ नॉन बल्की बेस। लेस बल्की बेस कहने का मतलब नहीं है, आप इसको कह दो नॉन बल्की बेस। और यहाँ पे आपका इसलिए क्या बनेगा बेटा, सेटजेफ प्रोडक्ट बनेगा, सेटजेफ प्रोडक्ट बनेगा। तो जरा प्रोडक्ट हम लोग बना लेते हैं। पहले वाले में जो हमारा प्रोडक्ट बनेगा वो इस तरीके से बनेगा, देखिए ये देखिए हॉफमैन प्रोडक्ट बनाना है तो लेस सब्स्टिट्यूटेड इस तरीके से बन गया, और अगर हमें मोर सब्स्टिट्यूटेड प्रोडक्ट बनाना है तो वो इस तरीके से बनेगा। तो फर्स्ट इज द हॉफमैन प्रोडक्ट, सेकंड इज द सेटजेफ प्रोडक्ट। सो फर्स्ट एंड सेकंड, फर्स्ट इज हॉफमैन एंड सेकंड इज सेटजेफ। नहीं क्या मैंने
हॉफमैन प्रोडक्ट इज द मेजर प्रोडक्ट इन वन, सेट्जेफ प्रोडक्ट, हाँ हॉफमैन प्रोडक्ट इज मेजर प्रोडक्ट इन वन, ये ठीक है, एंड सेट्जेफ प्रोडक्ट इज मेजर प्रोडक्ट इन टू, सो 1 and 4 हुआ ना, 1 and 4 कि भाई पहले में तो हॉफमैन है, ये वाला चीज सही है, सेट्जेफ प्रोडक्ट जो है वो सेकंड में है, ये वाली चीज सही है, सो 1 and 4। बात आ गई समझ में। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट रिगार्डिंग द फॉलोइंग रिएक्शन, इसमें कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट है। तो आप देखिए मोर और लेस यहाँ पे ना सेम तरीके की बातें हो रही हैं। यहाँ पे हम कह रहे हैं कि हमारे पास क्या है, टर्शरी ब्यूटॉक्साइड आयन है, सोडियम के साथ हमारे पास क्या है, टर्शरी ब्यूटॉक्साइड आयन है, ये एक हमारे पास बल्की बेस है, बल्की बेस, और क्योंकि ये हमारे पास बल्की बेस है तो हमारा जो प्रोडक्ट यहाँ पे बनना चाहिए वो क्या प्रोडक्ट हमारा बनेगा, हॉफमैन प्रोडक्ट बनेगा, हॉफमैन प्रोडक्ट। और हॉफमैन प्रोडक्ट क्या होता है, हमारा लेस सब्स्टिट्यूटेड प्रोडक्ट होता है। तो हमारे पास ये अगर अल्फा है, ये बीटा है, ये बीटा है और ये बीटा है बेटा, तो हमारे पास लेस सब्स्टिट्यूटेड कौन सा हो गया, लेस सब्स्टिट्यूटेड ये वाला बनेगा, ऊपर नीचे से तो मोर सब्स्टिट्यूटेड बन गया, तो यहाँ से हमारा क्या बनेगा, लेस सब्स्टिट्यूटेड। तो हमारा प्रोडक्ट ये देखिए, ये भी हमारा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, नीट का ही है, ये देखिए ये वाला प्रोडक्ट जो है वो हमारा मेजर प्रोडक्ट बन जाएगा इस तरीके से। यहाँ से ये, यहाँ से H निकलेगा और यहाँ से क्या निकलेगा, Br निकलेगा। अल्फा पोजीशन से Br निकला और बीटा पोजीशन से हमारा क्या निकला, H निकला, क्योंकि यहाँ पे मेरा लेस सब्स्टिट्यूटेड प्रोडक्ट बनेगा और यहाँ पे मेरा हॉफमैन प्रोडक्ट बनेगा, क्योंकि मेरे पास क्या है, बल्की बेस है। तो कह सकते हैं मेजर प्रोडक्ट इज, अच्छा साइकिल के बाहर बन रहा है इसलिए इन्होंने वर्ड क्या यूज किया है, एक्सोसाइक्लिक, क्योंकि ये क्या बन रहा है, साइकिल से बाहर बन रहा है। अगर यही चीज साइकिल के अंदर बनती तो हम उसको क्या कहते हैं, एंडोसाइक्लिक, एंडोसाइक्लिक यूज किया है, हाँ देखो यहाँ पे इन्होंने एंडोसाइक्लिक भी यूज किया है। तो क्योंकि एक साइकिल से बाहर बन रहा है, सो दिस इज एक्सोसाइक्लिक प्रोडक्ट, सो मेजर प्रोडक्ट इज एक्सोसाइक्लिक एल्कीन एंड द प्रोडक्ट वुड बी फॉर्म्ड अकॉर्डिंग टू हॉफमैन। तो मेजर प्रोडक्ट इज एक्सोसाइक्लिक। अब देखो कितने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन तो मैंने आपको हॉफमैन सेट्जेफ से ही दिखा दिया ना, ये क्योंकि E2 रिएक्शन इज अ मोर कॉमन रिएक्शन। अगर एलिमिनेशन में हम बात करते हैं तो मेजॉरिटी ऑफ द केसेस में E2 मैकेनिज्म ही फॉलो होता है, तो इसलिए E2 से क्वेश्चंस काफी पूछे गए हैं आज तक। तो ये हो जाएगा मेजर प्रोडक्ट इज एक्सोसाइक्लिक एल्कीन विच इज फॉर्म्ड बिकॉज ऑफ द हॉफमैन प्रोडक्ट। बात क्लियर है, हम सबको समझ में आ रही है। ओके तो इतने हमारे क्वेश्चंस थे बेटा E2 पे। आई थिंक आपको इतनी बात हमारी जो है वो समझ में आई होगी। अब आज हमें क्या करना है, आज हमें स्टार्ट करना है इवन रिएक्शंस। तो लेट्स स्टार्ट विद द इवन रिएक्शंस। इवन रिएक्शंस क्या होते हैं, ये आपका नया कॉन्सेप्ट हो जाएगा। तो ठंडी सांस लीजिए, इनहेल एक्सहेल। E2 हमारा खत्म हो गया है, E2 के क्वेश्चंस भी खत्म हो गए हैं। वेरी वेरी गुड, वेल डन, वेरी वेल डन। इस चुनौती को पार करने के लिए एक तरीके से मैं यही कहूँगी, आप देखिए ना आपके 3 मेजर रिएक्शन मैकेनिज्म्स हो गए हैं, आपके SN1 हो गए हैं, क्वेश्चन हो गए हैं, SN2 क्वेश्चंस, E2 क्वेश्चंस। इट्स अ वेरी बिग थिंग। तो वेरी वेरी गुड, कॉन्ग्रेचुलेशंस एवरीवन, यही कहूँगी कॉन्ग्रेचुलेशंस, बधाई हो कि यहाँ तक आपने सब अच्छे से समझ लिया है, कर लिया है। अब हम हमारे आ जाते हैं इवन रिएक्शंस पे, जो कि रिलेटिवली सिंपलर है बाकियों से, क्योंकि इवन रिएक्शंस अगेन SN1 के ऑलमोस्ट सेम होता है, बहुत ज़्यादा उसमें डिफरेंस नहीं रहता है। तो हम मैकेनिज्म से जो है आज स्टार्ट करते हैं, देखते हैं कितना हो पाता है, बट एटलीस्ट लेट्स स्टार्ट विद द मैकेनिज्म पार्ट। ओके तो इवन रिएक्शंस, इवन रिएक्शंस, even reaction is called as elimination unimolecular, elimination unimolecular reactions, unimolecular reactions, ऐसे एलिमिनेशन रिएक्शंस जिसकी मॉलिक्यूलरिटी क्या हो बेटा, 1 हो। तो एलिमिनेशन यूनिमोलिक्यूलर रिएक्शन, ठीक है। जैसे पहला था एलिमिनेशन बायोमोलिक्यूलर, ये क्या है, एलिमिनेशन यूनिमोलिक्यूलर। जैसे कि मैं आपको, अगर मैं आपको इसका मैकेनिज्म बताऊं, सबसे पहले इसका मैकेनिज्म किस तरीके से रहता है, तो इसका मैकेनिज्म इस तरीके से रहता है बेटा, जैसे आपने स्टार्ट किया इस एल्काइल हैलाइड से, आपने स्टार्ट किया CH3 CH3 3 डिग्री अल्काइल हैलाइड में ले रही हूँ, Cl
आपने इस एल्काइल हैलाइड से स्टार्ट किया, तो फर्स्ट स्टेप यहाँ पे क्या होगा, जो हमारा होता है स्टेप 1, तो हमारा फर्स्ट स्टेप यहाँ पे क्या हुआ कि हमारा हैलाइड आयन क्या, जैसे SN1 में होता था हैलाइड आयन अपने आप बाहर जाता था, बिल्कुल सेम यहाँ पे होगा कि आपका हैलाइड आयन जो है वो अपने आप पहले क्या चला जाएगा, बाहर चला जाएगा। तो जब हैलाइड आयन अपने आप बाहर चला जाएगा तो मेरे पास प्रोडक्ट में यहाँ पे क्या बचेगा, प्रोडक्ट में यहाँ पे बचेगा, देखिए प्रोडक्ट में यहाँ पे बचेगा CH3 CH3, या फिर इसको मैं इसी तरीके से लिखती हूँ CH3 एंड अ पॉजिटिव चार्ज, ये आपके पास बनेगा। यानी कि आपके पास क्या बनेगा बेटा, कार्बोकैटायन, ये आपके पास बनेगा एज एन इंटरमीडिएट, और आपका Cl- जाएगा भाग यहाँ से, Cl-। अब वही बच्चे ने आपने पूछा था कि मैम sp3 sp2 कैसे, तो देखिए यहाँ पे आपने कार्बोकैटायन बनाया है, तो आपको ध्यान रखना है बेटा कि अब आप sp3 से sp2 पे चले गए हो। ये वाली चीज़ मैं बार बार इसलिए रिपीट कर रही हूँ क्योंकि उस बच्चे ने मेरे से बहुत अच्छी चीज़ पूछी है, और मैं कहूँगी बेसिक चीज़ पूछी है। कई बच्चे को नहीं पता रहता है लेकिन वो हेजिटेशन में नहीं पूछ पाते हैं। मैं इसलिए कह रही हूँ क्योंकि मैं भी इस दौर से निकली हुई हूँ, है ना, मैं भी इस दौर से निकली हुई हूँ कि मैं बेसिक क्वेश्चंस कई बार नहीं पूछ पाती, जैसे खाना बना रही हूँ, है ना। अब तो मेरी स्टेज थोड़ी अलग आ गई है, मेरी खाना बनाने वाली स्टेज आ गई है, बट पहले भी ऐसा कई बार हुआ है कि मैं हेजिटेशन से नहीं पूछ सकती थी। बट कई बार ऐसा होता है मैं खाना बना रही हूँ, अब खाना बनाते हुए मैं भूल गई कि भाई पहले ये चीज़ डालनी थी या ये चीज़ डालनी थी, या इसमें ये मसाला डलता है या नहीं डलता है, इसमें ये चीज़ पड़ती है नहीं पड़ती, बट बिकॉज ये बहुत बेसिक है तो मैं नहीं पूछ पाती, अच्छा ये दोबारा मुझे बता दो कि ये पड़ता है कि नहीं पड़ता है, क्योंकि दिस इज समथिंग वेरी बेसिक फॉर मी, द थिंग दैट आई एम डूइंग राइट नाउ। बहुत अजीब सा मैंने एग्जाम्पल दिया है, बट मैं आपकी सिचुएशन से रिलेट कर सकती हूँ कि कई बार जो बेसिक चीज़ होती है वो हम हमारे गाइड से, हमारे टीचर से, हमारे बड़ों से नहीं पूछ पाते, क्योंकि हमें लगता है यार वो क्या सोचेंगे, हमें इतना भी नहीं पता होता है ना। तो बच्चे ने मेरे से बहुत इनोसेंस से ये चीज़ पूछी कि मैम मुझे ये बता दो sp3 कहाँ होता है, sp2 कहाँ होता है। सो थैंक यू वेरी मच फॉर बीइंग एन एग्जाम्पल टू अदर्स, कि आप पूछ सकते हो, आप मेरे लिए भी एक एग्जाम्पल हो, इंस्पिरेशन हो कि मैं भी पूछ सकती हूँ कि कौन सा मसाला पहले पड़ेगा, ठीक है। तो पूछना चाहिए, अच्छा है कि हम वो चीज़ पूछ लें और आगे हमारी गलती ना हो, इसके बजाय कि हम शर्म में वो चीज़ ना पूछ पाएँ और आगे हमारा ही नुकसान हो जाए, कि सब्जी बेकार ही बन जाए, ठीक है। तो थैंक यू वेरी मच पूछने के लिए और दूसरों को बताने के लिए कि इट इज़ ओके टू आस्क, इट इज़ ओके टू आस्क। तो यहाँ पे आप sp3 है क्योंकि मेरे पास चारों बॉन्ड्स हैं यहाँ पे, है ना, और यहाँ पे क्या है sp2 है क्योंकि ये प्लेनर है, यहाँ पे मेरे पास 3 बॉन्ड है और ये एक इंटरमीडिएट मेरा बना है कार्बोकटायन। तो कार्बोकटायन जब भी बनेगा बेटा वो sp2 बनेगा, डबल बॉन्डेड कार्बन जो भी होगा वो sp2 होगा, लेकिन अगर हमारे पास सिंगल बॉन्ड्स है तो वो क्या होगा बेटा, sp3 होगा। तो हम sp3 से sp2 में चले गए, हमारा कार्बोकटायन बन गया। ये हमारा होता है फर्स्ट स्टेप, और यही हमारा क्या होता है, स्लोवेस्ट स्टेप, या फिर रेट डिटरमाइनिंग, क्या होता है, स्लोवेस्ट स्टेप, या फिर कह देते हैं रेट डिटरमाइनिंग स्टेप। जैसे वो उसमें होता था ना बेटा, SN1 में होता था, सेम वही है। स्लोवेस्ट स्टेप, रेट डिटरमाइनिंग स्टेप हमारा ये रहेगा जहाँ पे लीविंग ग्रुप अपने इलेक्ट्रॉन लेकर भाग जाएगा। सेकेंड स्टेप में क्या होता है, स्टेप 2 में हमारे पास ये चीज़ आती है, स्टेप 2 में हमारे पास क्या आता है कि जैसे वो हमारा कार्बोकटायन बना जो कि प्लेनर है, CH3 यहाँ पे आपका पॉजिटिव चार्ज आया है, ये आपका कार्बन कौन सा है, अल्फा कार्बन है, दिस इज योर अल्फा कार्बन। ये आपका बीटा कार्बन है, ये बीटा कार्बन है, और ये बीटा कार्बन है। तो तीनों में से आप कोई सा भी बीटा कार्बन यूज करिए, आउट ऑफ 3 यू कैन यूज एनी बीटा कार्बन टू फॉर्म अ प्रोडक्ट। तो आप यहाँ पे जो है, यहाँ पे आपका जो बेस आएगा वो तीनों में से, क्योंकि यहाँ पे तो तीनों एक जैसे हैं ना, अगर तीनों अलग अलग होते तो हम वही सेट रूल के हिसाब से प्रोडक्ट बनाते, ठीक है, बट यहाँ पे तो तीनों एक जैसे हैं, और क्योंकि तीनों एक जैसे हैं तो मैं यहाँ पे अपने बेस को लाऊंगी। मान लीजिए मैं लाई C2H5O- आयन को, और ये बेस ने क्या किया, H+ आयन को लिया, बेस क्या करेगा, H+ आयन को लेगा,
ये देखिए, ये इस H प्लस आयन को एक्सट्रैक्ट करेगा, ये बॉन्ड यहाँ पे चला जाएगा और इसका पॉजिटिव चार्ज हो जाएगा खत्म। तो हमारे पास यहाँ पे क्या आ जाएगा बेटा, ये हमारे पास आ जाएगा CH2 डबल बॉन्ड, यहाँ पे हमारा आ गया C और यहाँ पे आया CH3 और ये आया हमारा CH3। यानी कि कार्बोकैटायन बनने के बाद तो चीज़ें बहुत ईजी हो जाती हैं। कार्बोकैटायन बनने के बाद हमें कोई दिक्कत नहीं है। कार्बोकैटायन बनने के बाद तो चीज़ें बहुत ईजी हो जाती हैं। एक सेकेंड, मैं इसको ना दोबारा से बनाना चाहती हूँ, ये अच्छा सा नहीं बना है। ठीक है, आई थिंक अब आपको समझ में आ रहा होगा। तो अब हमारा एल्कीन बन गया है। तो यहाँ पे भी जो हमारा ये वाला जो प्रोडक्ट आया है, ये वाला जो स्टेप है, ये हमारा फास्ट स्टेप है, क्योंकि ये तो एकदम से हो जाएगा भाई। जब हमारा कार्बोकैटायन बन गया, जब हमारा कैटायनिक स्पीशीज, जब हमारी पॉजिटिवली चार्ज स्पीशीज बन गई, फिर तो नेगेटिवली चार्ज स्पीशीज उस पर झट से अटैक करेगी ना, ये वाली नेगेटिवली चार्ज स्पीशीज, राइट। तो ये वाली स्पीशीज तो हमारी झट से अटैक करेगी, तो ये वाला स्टेप तो हमारा हो जाएगा बहुत ज़्यादा फास्ट। ठीक है, तो इस स्टेप के बारे में आपको चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है। ठीक है बेटा, ओवरऑल मैकेनिज्म हमें समझ में आता है। बिल्कुल वही मैकेनिज्म है जैसे कि हमारा कौन सा मैकेनिज्म था, SN1 का मैकेनिज्म था। इसमें कोई ऐसा आपको अलग सा अतरंगी सा पॉइंट जो है वो नहीं नजर आएगा। ये हमारा स्टेप 1 है, ये हमारा स्टेप 2 है, रेट डिटरमाइनिंग स्टेप हमारा स्टेप 1 है। और क्योंकि हमारा रेट डिटरमाइनिंग स्टेप फर्स्ट स्टेप है, तो हमारा ऑर्डर और मॉलिक्यूलैरिटी कहाँ से आएगा बेटा, पहले स्टेप से आएगा। तो लिख लें जल्दी से, ऑर्डर मॉलिक्यूलैरिटी आपने नोट कर लिया होगा ये बेटा। ठीक है, तो हम यहाँ पे लिखेंगे कि जो हमारा रेट ऑफ रिएक्शन है, रेट ऑफ रिएक्शन है, रेट ऑफ रिएक्शन, तो ये देखिए कैसे होगा, इज इक्वल टू, ये हमारा हो गया बेटा रेट कांस्टेंट। और क्योंकि मेरा स्लो स्टेप था, उसमें सिर्फ मेरा एल्काइल हैलाइड था, बेस नहीं था, तो यहाँ पे हमें बेस की कॉन्सेंट्रेशन से कोई मतलब ही नहीं रहता। जैसे E1 में हम वीक बेस यूज़ करते हैं ना, यहाँ पे उसी तरीके से हम वीक बेस यूज़ करेंगे, क्योंकि यहाँ पे बेस की कॉन्सेंट्रेशन से या बेस की स्ट्रेंथ से या बेस कितना आपने लिया है, स्ट्रॉन्ग लिया है, वीक लिया है, नेगेटिवली चार्ज है, नेगेटिवली चार्ज है, न्यूट्रल है, उससे कोई हमें मतलब नहीं है। इट इज़ इंडिपेंडेंट ऑफ बेस। E2 वॉज डिपेंडेंट ऑन बेस, तो हमने वहाँ पे कहा कि बेटा आप स्ट्रॉन्ग बेस लीजिए, आप अच्छी कंसंट्रेशन में बेस लीजिए, बेटा आप नेगेटिवली चार्ज बेस लीजिए। लेकिन यहाँ पे तो कोई मतलब नहीं है। यहाँ पे है कि अगर कार्बोकैटायन बन गया तो बेस चाहे न्यूट्रल हो, इनफैक्ट आप यहाँ पे यूज़ करिए, यहाँ पे आप पता है इथॉक्साइड आयन यूज़ करिए ही मत। इथॉक्साइड आयन से भी ऑफकोर्स होगा, इथॉक्साइड आयन से भी रिएक्शन हो जाएगा, बट क्योंकि आप E1 करा रहे हैं, तो आप यहाँ पे अपने आप को समझाने के लिए आप कौन सा बेस यूज़ करिए, आप यूज़ करिए वाटर, वाटर जैसा वीक बेस यूज़ करिए अपने आप को समझाने के लिए कि यहाँ पे इट इज़ ओके टू यूज़ अ वीक बेस, क्योंकि ये यहाँ पे आपका जो वाटर है या फिर जो बेस है वो आपका रेट डिटरमाइनिंग स्टेप में तो आ ही नहीं रहा, तो इट इज़ एब्सोल्युटली ओके टू यूज़ वाटर ओवर हियर। बट E2 में आपको वही OH माइनस आयन या फिर इथॉक्साइड आयन यूज़ करना पड़ता। यहाँ पे आप वाटर यूज़ करिए, इथेनॉल यूज़ करिए, अमोनिया यूज़ करिए, कोई दिक्कत नहीं है। तो मैं यहाँ पे लिख सकती हूँ, यहाँ पे मैं लिख सकती हूँ कि माई रेट ऑफ रिएक्शन इज इंडिपेंडेंट ऑफ, माई रेट ऑफ रिएक्शन इज इंडिपेंडेंट, is independent of the concentration of base, of the concentration and strength of base, strength of base, of base, therefore वीक बेसिस आर यूज्ड। यहाँ पे आप वीक बेस को यूज कर सकते हैं, जैसे कि आपने यूज कर लिया बेटा वाटर, जैसे कि बेटा आपने यूज कर लिया अमोनिया, जैसे कि बेटा आपने यूज कर लिया इथेनॉल, ये सब जो है आप आराम से यूज कर सकते हैं। लेकिन वहीं पे E2 में आप क्या यूज करते हैं, हाइड्रोक्साइड आयन, आप इथॉक्साइड आयन यूज़ करते, NH2 माइनस आयन यूज़ करते, क्योंकि वहाँ पे स्ट्रॉन्ग की ज़रूरत थी। दूसरी चीज़ यहाँ पे ये है कि अगर आप ऑर्डर और मॉलिक्यूलैरिटी की बात कर रहे हैं, तो आप यहाँ पे कहेंगे कि सिंस E1 इज अ सिंगल स्टेप रिएक्शन, सिंस E1 इज अ 2 स्टेप रिएक्शन, इज अ
is a two-step reaction. Two-step reaction, and step 1 is rate determining step, and step 1 is rate determining step. तो आप यहाँ पे सिंपल लिखेंगे कि हमारा रेट तो ये हो गया, और हमारा ऑर्डर और हमारी मॉलिक्यूलैरिटी फर्स्ट स्टेप से निकली, और फर्स्ट स्टेप में तो सिर्फ एक ही हमारा रिएक्टेंट है, फर्स्ट स्टेप में तो एक ही रिएक्टेंट है, दो रिएक्टेंट तो है नहीं, तो मेरा ऑर्डर ऑफ मॉलिक्यूलैरिटी बेटा किसके बराबर हो जाता है, मेरा ऑर्डर ऑफ मॉलिक्यूलैरिटी हो जाता है 1 के बराबर, यानी कि माय रिएक्शन इज अ यूनिमॉलिक्यूलर रिएक्शन. नाउ माय रिएक्शन इज अ यूनिमॉलिक्यूलर रिएक्शन. जो मेरा E2 था वो दैट वाज अ टू स्टेप रिएक्शन, दैट वाज अ बायमॉलिक्यूलर रिएक्शन बिकॉज इट वाज अ सिंगल स्टेप मैकेनिज्म. यहाँ पे मेरा टू स्टेप मैकेनिज्म है, मेरा स्टेप 1 रेट डिटरमाइनिंग स्टेप है, इसीलिए मैं कहूँगी कि मेरा ऑर्डर ऑफ मॉलिक्यूलैरिटी मेरा दोनों किससे आ रहा है, स्टेप 1 से आ रहा है. एंड रेट ऑफ रिएक्शन इज इंडिपेंडेंट ऑफ द कॉन्सेंट्रेशन एंड स्ट्रेंथ ऑफ बेस. जो मेरा बेस मैं चाहे जैसे मर्जी यूज करूं उसमें कोई मुझे दिक्कत नहीं होगी. इतना बात हमें समझ में आती है, इतनी बात में हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है. अगर मैं यहाँ पे देखूं कि मेरा रेट ऑफ रिएक्शन क्या होगा, रेट ऑफ रिएक्शन मतलब कि मेरा 3 डिग्री में पहले रिएक्शन होगा कि 2 डिग्री में पहले रिएक्शन होगा कि 1 डिग्री में पहले रिएक्शन होगा, तो यहाँ पे आप ये कहेंगे कि भाई आपके मैकेनिज्म में जो रेट डिटरमाइनिंग स्टेप है उसमें क्या बन रहा है, मैम उसमें बन रहा है कार्बोकैटायन. तो कार्बोकैटायन कौन सा स्टेबल होता है, 3 डिग्री स्टेबल होता है, 2 डिग्री स्टेबल होता है कि 1 डिग्री स्टेबल होता है, मैम 3 डिग्री सबसे ज़्यादा स्टेबल होता है, मैम उससे भी स्टेबल तो एलाइल और बेंजाइल होता है. तो जो आपकी जैसे आपके कार्बोकैटायन की स्टेबिलिटी होगी उतना ही फास्ट आपका क्या होगा बेटा, इवन मैकेनिज्म भी होगा. तो अगर मैं यहाँ पे रेट ऑफ इवन मैकेनिज्म देखूं तो मेरा रेट ऑफ इवन मैकेनिज्म यहाँ पे क्या होगा बेटा, रेट ऑफ इवन मैकेनिज्म, रेट ऑफ इवन मैकेनिज्म मेरा क्या होगा, ये मेरा होगा, क्योंकि बेसिकली इवन मैकेनिज्म का जो रेट है दैट इज, यहाँ पे एक चीज और लिख लो कि रेट ऑफ इवन मैकेनिज्म इज डायरेक्टली डिपेंडेंट अपॉन द स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकैटायन. इट इज डायरेक्टली डिपेंडेंट अपॉन द स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकैटायन, है ना, कि भाई मेरी जितनी ज्यादा कार्बोकैटायन की स्टेबिलिटी है उतना ज्यादा रेट है. कार्बोकैटायन इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकैटायन, तो हमारा रेट क्या होगा, देयरफॉर आपका जो बेंजाइल या एलाइल कार्बोकैटायन होता है उसमें सबसे पहले इवन रिएक्शन हो जाएगा. बेंजाइल और एलाइल कार्बोकैटायन दोनों की ऑलमोस्ट सेम स्टेबिलिटी रहती है कार्बोकैटायन की, दोनों ही काफ़ी ज़्यादा स्टेबल कार्बोकैटायन है. इसका रेट ऑफ रिएक्शन ज़्यादा होगा एज कम्पेयर टू अ 3 डिग्री कार्बोकैटायन, जिसका रेट ऑफ रिएक्शन ज़्यादा होगा एज कम्पेयर टू अ 2 डिग्री कार्बोकैटायन, उसका रेट ऑफ रिएक्शन ज़्यादा होगा एज कम्पेयर टू अ 1 डिग्री कार्बोकैटायन. तो ये मेरा जो है डिक्रीजिंग रेट ऑफ रिएक्शन हो गया फॉर E1, बिकॉज E1 की जो स्टेबिलिटी है, इवन रेट का जो इवन रिएक्शन का जो रेट है वो तो सिर्फ किस चीज़ पे डिपेंड करता है कि मेरे कार्बोकैटायन की स्टेबिलिटी जो है वो किस तरीके की है. So this is the decreasing rate of even reaction. This is the decreasing stability of carbocation. Decreasing stability of carbocation therefore decreasing rate of E1 रिएक्शन. हमें इतनी बात समझ में आ जाती है बेटा, हमें इतनी बात में कोई दिक्कत नहीं है, कोई परेशानी नहीं है. जैसे कि अगर मैं आपसे ये कहती हूँ, अच्छा यहाँ पे जो प्रोडक्ट बनेगा E1 रिएक्शन में वो किसके हिसाब से बनेगा, सेट-जेफ रूल के हिसाब से बनेगा, है ना. तो द प्रोडक्ट फॉर्मेशन टेक्स प्लेस अकॉर्डिंग टू सेट-जेफ रूल. प्रोडक्ट फॉर्मेशन क्योंकि ज़्यादा सब्स्टिट्यूटेड जो प्रोडक्ट होगा वही बनेगा. प्रोडक्ट फॉर्मेशन इन E1, product formation in even reaction
in even reaction takes place according to Saint-Zepf product, according to Saint-Zepf रूल, या फिर हम कह सकते हैं कि यहाँ पे Saint-Zepf प्रोडक्ट बनता है, क्योंकि यहाँ पे वो वाला केस नहीं है ना जैसे E2 में था कंसर्टेड मैकेनिज्म कि भाई एक ही स्टेप में आपको सब कुछ कराना है, तो वहाँ पे वो वाला फैक्टर आ जाता था। यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं है। तो यहाँ पे जो है हमारा प्रोडक्ट किसके हिसाब से बनेगा बेटा, यहाँ पे हमारा प्रोडक्ट बनेगा किसके हिसाब से, Saint-Zepf के हिसाब से बनेगा। ठीक है, जैसे मैं आपको एक एग्जाम्पल दे देती हूँ इवन रिएक्शन का ही। जैसे मैं आपको कहती हूँ कि भाई मेरे पास इस तरीके का एक एल्काइल हैलाइड है, ठीक है, ये मेरे पास 3 डिग्री एल्काइल हैलाइड है। मैं आपसे कहती हूँ कि मेरे पास इस तरीके का एक एल्काइल हैलाइड है, ये मेरे पास 2 डिग्री एल्काइल हैलाइड है, और मैं आपसे कहती हूँ कि मेरे पास इस तरीके का एक एल्काइल हैलाइड है जो कि मेरे पास एक 1 डिग्री एल्काइल हैलाइड है। ठीक है, अब हम इन एल्काइल हैलाइड में क्या करेंगे, अब हम इन एल्काइल हैलाइड में डालेंगे हमारा बेस जो कि हमारा क्या है, वाटर है। ठीक है, वो वाला बेस जो है हम इन एल्काइल हैलाइड में डालेंगे। तो जब हम इन एल्काइल हैलाइड में वाटर का बेस डालेंगे तो हम क्या होगा, बेसिकली हमारा इवन मैकेनिज्म फॉलो होगा, या फिर आप इथेनॉल भी डाल सकते थे, तो हमारा क्या होगा, इवन मैकेनिज्म फॉलो होगा। तो जब इवन मैकेनिज्म फॉलो होगा तो हमारा प्रोडक्ट किस हिसाब से बनेगा, मोर सब्स्टिट्यूटेड प्रोडक्ट बनेगा। तो हमारा प्रोडक्ट जो है वो किस हिसाब से बनेगा, देखिए यहाँ पे आपका सबसे पहले 3 डिग्री कार्बोकैटायन बनेगा, यहाँ पे हमारा ये 3 डिग्री कार्बोकैटायन बनेगा, यहाँ पे देखिए ये यहाँ पे हमारा 2 डिग्री कार्बोकैटायन बनेगा, और यहाँ पे हमारा क्या बनेगा, 1 डिग्री कार्बोकैटायन बनेगा। क्योंकि इवन रिएक्शन आप करा रहे हैं, बेस को देखकर आपको पता लग रहा है कि आप इवन रिएक्शन करा रहे हैं, तो आपका 3 डिग्री कार्बोकैटायन 2 डिग्री कार्बोकैटायन 1 डिग्री कार्बोकैटायन, और हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं, हमारा कार्बोकैटायन का स्टेबिलिटी कम हो रही है, दिस इज डिक्रीजिंग स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकैटायन। डिक्रीजिंग स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकैटायन, तो क्योंकि मेरा कार्बोकैटायन का स्टेबिलिटी डिक्रीज हो रही है, इसलिए मेरा रेट ऑफ रिएक्शन क्या करेगा, रेट ऑफ रिएक्शन E1 वाला जो रेट ऑफ रिएक्शन है वो क्या करेगा, डिक्रीज करेगा। तो यहाँ पे जो मेरा प्रोडक्ट बनेगा वो कैसे बनेगा, प्रोडक्ट आपको Saint-Zepf प्रोडक्ट ही बनाना है, तो प्रोडक्ट यहाँ पे बना दीजिए। हमारा प्रोडक्ट कैसे बनेगा, देखिए ये बनेगा इस हिसाब से, Saint-Zepf प्रोडक्ट बन रहा है ना, इस हिसाब से बनेगा प्रोडक्ट। यहाँ पे ये वाला प्रोडक्ट देखिए किस हिसाब से बनेगा, यहाँ पे इस तरीके से बनेगा, मोर सब्स्टिट्यूटेड, और यहाँ पे जो है हमारा प्रोडक्ट किस हिसाब से बनेगा, इस हिसाब से बनेगा। तो दैट इज फॉर्मिंग अ मोर सब्स्टिट्यूटेड प्रोडक्ट फॉलोड बाय दिस, फॉलोड बाय दिस। बात समझ में आ रही है आप सबको, क्योंकि कार्बोकैटायन का हमारा स्टेबिलिटी डिक्रीज हो रहा है, इसलिए मेरा प्रोडक्ट फॉर्मेशन का रेट भी क्या कर रहा है, डिक्रीज कर रहा है। वो सबसे ज़्यादा सब्स्टिट्यूटेड प्रोडक्ट है, सबसे ज़्यादा स्टेबल है, सबसे तेज़ बनेगा, फिर ये और फिर ये। तो ये मेरा होता है बेटा इवन रिएक्शन का प्रोडक्ट फॉर्मेशन। किसमें सबसे ज़्यादा, जिसमें सबसे ज़्यादा रेट ऑफ रिएक्शन किसमें होगा, जिसमें हमारा कार्बोकैटायन सबसे ज़्यादा स्टेबल है, और सबसे कम किसमें होगा, जिसमें हमारा कार्बोकैटायन जो है वो लीस्ट स्टेबल है। हमें बात समझ में आती है, इतनी चीज़ हमें सबको समझ में आती है, कोई दिक्कत नहीं है। पहले ये लिखिए सब लोग, यस गाइस, ठीक है, इतना लिख लिया। चलिए अब इतना हम आज तक करते हैं। अब कल क्या हम करेंगे, पहले हम जो है इवन रिएक्शन को कंटिन्यू करेंगे, इवन रिएक्शन को हम खत्म करेंगे कल वाली वीडियो में, और उसके बाद हम इवन रिएक्शन के करेंगे क्वेश्चंस। ठीक है, अब इवन रिएक्शन के क्वेश्चन करने के बाद हम करेंगे इवन सीबी। तो आई होप कल इवन सीबी तक हमारा काम हो जाएगा। ठीक है, आज मैं इतने पे ही छोड़ रही हूँ क्योंकि मुझे आज लेक्चर खत्म करना पड़ रहा है इसी टाइम पे ड्यू टू सम सर्कमस्टांसेस, बट हम जो है बेटा कल इस चीज़ को कंप्लीट करेंगे। आपका होमवर्क ये रहेगा कि आप ये जितने भी आज क्वेश्चंस कराए हैं वो आप करके आएँ, सारी चीज़ें जो हैं आप वो रिवाइज करके आएँ। ठीक है जी, ओके एवरीवन, थैंक यू, गुड नाइट, बाय बाय, टेक केयर ऑफ़ योरसेल्फ। मिलते हैं कल की क्लास में, बाय बाय एवरीवन।